नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ रहेंगे वीरेंद्र जी। शो में आपके साथ 1.5 घंटे और वीकली एक्सपायरी का दिन मार्केट प्रेशर में आपको नजर आएगा। निफ्टी 55 अंक नीचे, अब तो 74 अंक नीचे हो गए। इनफैक्ट 24,135 आज का लो, कल के लो के आसपास ही यहाँ आज का भी लो है। बैंक निफ्टी ने भी अपनी सारी बढ़त गवाई, इन रेड कारोबार कर रहा है 70-71 अंक नीचे। पीएसयू बैंक्स क्योंकि आज प्रेशर में आते हुए, प्राइवेट बैंक से तो साथ नहीं मिल रहा, पीएसयू बैंक्स ने भी थोड़ी यहाँ पे बढ़त गवाई है और साथ ही आज आईटी भी थोड़ा प्रेशर में है। लेकिन अच्छी चीज़ अभी तक इस मार्केट में ये है कि ब्रेथ ठीक ठाक है वीरेंद्र जी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का साथ मिल रहा है, एडवांसेस के तरफ में है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। लेवल्स पर चर्चा करेंगे आपके साथ, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेंगे आज जी। जब श्रेया ने कहा 1.5 घंटा, कुल मिला के अगर आप देखें 1.5 घंटा 90 मिनट हम बातें क्या क्या करेंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा श्रेया से, है ना। बाजार रेंज में है, दायरे में फंसा हुआ है, इवनली पॉइज जिसे कहते हैं ना, बढ़ने वाले भी उतने भी, गिरने वाले भी उतने भी, छोटे से दायरे में फंसा है। तो चैलेंज होगा, लेकिन करेंगे ये कार्यक्रम और बहुत सारी चीज़ें हैं श्रेया आज बात करने के लिए। रेंज में है बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं, उस पर ही होंगी बात। अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं शो की हेडलाइन से। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव कायम। ऊपरी स्तरों से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दबाव। निफ्टी फिसलकर 24,150 के करीब आया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप हल्की बढ़त के साथ आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडिया विक्स 3% फिसलकर 13 के नीचे आया। आज केमिकल शेयरों में शानदार तेजी। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत, करीब 3% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ एसआरएफ। साथ ही मेटल और रियल्टी शेयरों में रौनक कायम, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में आज पिटाई। डिक्सन और अंबर वायदा के टॉप लूजर्स में हुए शुमार। सीमेंट शेयरों में जोरदार मजबूती। निफ्टी सीमेंट इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर। मजबूत कमेंट्री और सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से बिग स्टॉक अल्ट्राटेक में खरीदारी। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर नुवोको, इंडिया सीमेंट और जेके सीमेंट भी 3 से 5% उछला। हर पैमाने पर शानदार रहे बजाज ऑटो के नतीजे। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 42% बढ़ा। मार्जिन्स में भी करीब 120 बेसिस पॉइंट का उछाल। एक्सपोर्ट्स और रुपए में कमजोरी से मिला बूस्टर। तिमाही आधार पर वॉल्यूम्स में करीब 5% की बढ़ोतरी। सोने की कीमतों में तेजी से चमके गोल्ड फाइनेंस वाले शेयर। करीब 4% उछाल के साथ लाइफ हाई पर पहुंचा मणिपुरम फाइनेंस। साथ ही मुथूट फाइनेंस भी करीब 3% मजबूत। उधर चांदी में तेजी से हिंजिंग करीब 2% चला। कल अच्छे नतीजों के बाद दौड़ा करूर वैश्य बैंक। शेयर करीब 13% उछाल के साथ बना आज का हीरो। साथ ही बेहतर रिजल्ट से एक्शन कंस्ट्रक्शन करीब 7% भागा। साथ ही कैनरा एचएसबीसी लाइफ भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा, लेकिन रिजल्ट्स के बाद रैलिस और ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स में करीब 4 से 5% की गिरावट। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां डॉक्टर रेड्डीज, इटर्नल और नेस्ले के आएंगे रिजल्ट। डॉक्टर रेड्डीज का 53% घट सकता है मुनाफा। मार्जिन पर भी तगड़ी मार संभव। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और एक रेंज में, जो थोड़ी देर पहले मैं और वीरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में है। 65 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 46 अंक नीचे नजर आएगा। लेकिन पीएसयू बैंक ऑफ बड़ौदा टूटा है आज वीरेंद्र जी, तो वहां पे थोड़ा सा डेंट आज के सेशन में पड़ा है। 24,135 आज का लो। 24,150 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसी के बीच हम लो में है फिलहाल, जो पहला सपोर्ट की हमने चर्चा की थी। अब क्या लग रहा है, एक्सपायरी का दिन है, कंसिडरिंग आज कौन से लेवल्स निफ्टी में इंपॉर्टेंट और कैसे अभी ट्रीट किया जाए इसे? देखिए श्रेया, डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए इस बाजार में गुंजाइश कम है। देखिए आप सेटअप को समझिए थोड़ा सा। शुक्रवार उस ताबड़तोड़ तेजी के बाद, एफआईएस की अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद आपको सेटबैक मिला एक्सिस बैंक का, आपको सेटबैक मिला एचडीएफसी बैंक का, आपको सेटबैक मिला क्रूड एट 91। बट स्टिल श्रेया, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये बाजार 1 कदम 2 कदम पीछे आया। बट अभी तक अगर आप देखें, ये कोलैप्स नहीं हुआ है। कोलैप्स इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो आज का लो है वही कल का लो था। दैट्स 24135। अगर आप एवरेजेस को ड्रॉ कर दें तो दैट्स एग्जैक्टली
100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, 100 डे में है वो। लेके आइए डायरेक्टर साहब मेरा सुबह के लेवल्स और सपोर्ट के लेवल्स। रेजिस्टेंस क्या कहा था मैंने कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज का ये बाजार ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है अबाव 24,281। आज का इंट्राडे हाई क्या है 262। अ सेल एंड राइज और बाय ऑन डिप्स। सिंपली अगर आप देखें, अगर आप 80, 50, 70 पॉइंट के ट्रेड से खुश हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज बीइंग ऑप्शन राइटर एट 24,200 इज द बेस्ट पॉलिसी। श्रेया ऊपर से सिंक हुआ और लो देखिए आप, जरा प्लीज बेस पर रखिएगा स्क्रीन पर। क्या कहा था मैंने आपको, बेस क्या है आपका, दैट 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 50 डे में 136 का लेवल था। इंट्राडे लो क्या है 135.7। तो बाजार खुद की अपनी बनाई हुई जो वॉल्स है ना उससे बाहर जाने को तैयार नहीं है, एंड दैट्स ए क्लासिकल रेंज बाउंड सेशन बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। वो बात दूसरी है, अगर आप 50, 60, 70 में पॉइंट्स में आए, आप बहुत ही, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो निकाल लें, बट अदरवाइज अभी भी ये बाजार यही कह रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए। 24, 125, 30, 35, 50 के आसपास किसी डिप को बाय कीजिएगा और ऊपर की तरफ चुपचाप 24, 250, 281 भी निकल जाइए अगर आप इतने छोटे ट्रेड से मतलब संतुष्ट हैं। एक रिस्क थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार फिर से बेस लेके आइएगा। 24,083 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में टूटा तो वो एक भारी, अगर आप देखें तो हम पे पड़ेगा। इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स 24,029 और 23,966 वो पॉसिबल है। ये पिक्चर अपने जहन में रखिए आप। बाकी श्रेया ट्रेजेक्ट्री वही है, नीचे 24,135, 150 और ऊपर 24,281, 260 पे निकलना है। और इस रेंज से हम तभी बाहर निकल के आएंगे श्रेया जब आप एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करें 24,331 को बाइसेट करने का, तब तक वी आर रेंज बाउंड। श्रेया ये तो निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। कल पीएसयू बैंक से अच्छा सपोर्ट मिला था, लेकिन आज पीएसयू बैंक साथ नहीं दे रहे हैं। ये इन रेड आपको दिखाई देगा। प्राइवेट बैंक थोड़ा आज इन ग्रीन है, लेकिन एचडीएफसी बैंक आज भी टूटा 2%। और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था वीरेंद्र जी, जो पहला सपोर्ट जोन 57,750 से 57,850 जो उसका 10 डे में है, वहीं का लो 57,845 नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए फिर बैंक निफ्टी पर? इसकी रेंज कब टूटेगी? देखिए श्रेया, थोड़ा सा ना हम दुर्भाग्यपूर्ण भी रहे हैं, है ना। कभी कभी पीएसयूज चल रहे हैं, कभी प्राइवेट चल रहे हैं। एक यूनानिमस मूव नहीं है ना। ऐसा कोई दिन नहीं मिल रहा हमको कि जब पीएसयूज और प्राइवेट दोनों चल रहे हों। मैं इसलिए कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरा चार्ट, हाँ ये देखिए, इस चार्ट को देखिए, स्पेशली ये जो लास्ट का एज है ना, अगर आप बैंक निफ्टी के एज को रीड करें 25 जून से लेके अब तक का, श्रेया ये क्लासिकल फ्लैग में कन्वर्ट हो रहा है। फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए, फ्लैग बोले तो 58,500 उसका हायर एज, एक क्लियर मैंडेट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही है। कभी एचडीएफसी बैंक सिंक हो रहा है, कभी एक्सिस बैंक सिंक हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक हमारे पास एक एडवांटेज था, लेकिन वो भी उतना मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रहा है। और पीएसयूज चल रहे हैं, अच्छी कल चले, लेकिन आज थोड़ा सा अगर आप देखें उनको पूर्ण प्रभावित कर रहा है। शायद वो हमें एक अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है। अच्छा, सुबह के लेवल्स लिखाइए डायरेक्टर साहब, जरा वो लिखाइए पिरामिड्स। सुबह मैंने अपनी कमेंट्री में श्रेया एक बात बिल्कुल क्लियर लिखी थी, निफ्टी बैंक अभी डेविएट करने के मूड में नहीं है। डेविएट मतलब शब्द का अर्थ क्या है, ये देखिए, 58,000 पे कॉल भी है, 58,000 पे पुट भी है। यानी यहां होते हैं मंथली राइटर्स, यानी इंडेक्स डोंट वांट टू डेविएट फ्रॉम 58,000 आइदर ऑन द अप साइड और द डाउन साइड। न ऊपर न नीचे बहुत दूर जाने की अगर आप देखें यहां पोटेंशियल नहीं रखता है, तो आपको इर्द गिर्द ही ट्रेड करना पड़ेगा। हल्का सा अगर आप देखें इससे नीचे आए तो बाय कीजिएगा। और क्या कहा था मैंने, अभी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 58,277 के ऊपर का नहीं है। इंट्राडे हाई लेके आइएगा, गया 58,260, वहीं से अगर आप देखें कोलैप्स हो गया। तो क्या हुआ इस पर, इंडेक्स अभी इस रेंज से बहुत डेविएट करने को तैयार नहीं है। इंट्राडे हाई देख लीजिए 58,228, RS1 देख लीजिए, वही मिलेगा आपको। तो श्रेया आपको अभी इसी छोटी सी रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा। 58,250 पे निकलना है और करीब करीब 57,700, 800 मिल जाए तो ले लीजिएगा। एक बात मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पहला बेस लेके आइएगा, निफ्टी बैंक के चार्ट्स को रीड कीजिए और 9 जुलाई से लेके अब तक, 9 जुलाई से लेके अब तक निफ्टी बैंक का लो रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो पिरामिड्स फिर लेके आइए एक बार, आपको नजर आएगा कि वहां पे 57,500 पे
पुट्स का अलाइनमेंट अच्छा है। सिंपली इसका मतलब ये है कि सभी ट्रेडर्स जो इस वक्त निफ्टी बैंक पे टेक्निकली काम करते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 57,500 वालेट नहीं होगा, 20 डेमा वालेट नहीं होगा। बट इन एनी केस वेदर क्रूड और आने वाले फर्दर नंबर्स, जिसमें शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा नंबर रहे भी नहीं है, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, बेस वन कभी भी तोड़े दैट 57,500 बेस वन देगा, ये पहले रेजिस्टेंस नहीं बेस रखेगा, दैट 57,467 626 अगर हम ये तोड़ रहे हैं देन अ स्लाइट कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। बट इंडेक्स के लिए श्रेया मोर और लेस अभी कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से इस रेंज में ये एक्सपायरी हो जाए तो ये कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करेगी। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम बताइए। निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये आउटलुक लेवल्स समझ लिए हमने एक रेंज में फिलहाल, और वेट करेंगे कि आज की क्लोजिंग कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट होगी, एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहे मार्केट में तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताती हूँ, और क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा प्रेशर में है तो शुरुआत करेंगे सबसे ज़्यादा स्टॉक्स पर कहाँ डेंट पड़ा है, कौन से स्टॉक्स बैकफुट पर आज के सेशन में रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। और लूजर्स में दिखाई देगा आपको अगेन HDFC बैंक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आज के सेशन में। कल भी टूटा था रिजल्ट के बाद और आज भी फॉलो सेलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। इन्फोसिस IT पैक भी थोड़ा प्रेशर में है, नतीजों से पहले थोड़ा इन्फोसिस डगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा आपको 1.5% नीचे। रिलायंस जैसा दिग्गज स्टॉक भी, हैवी वेटेड स्टॉक्स टूटे हैं आज, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और TCS में भी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। अगेन पेटीएम वायदा का टॉप लूजर बना है, नतीजे ठीक ठाक थे लेकिन बोनस इशू टालने को लेकर शायद स्ट्रीट को वो खबर पसंद नहीं आई, इसलिए 3% नीचे है। डिक्सन कल के अच्छे मूव के बाद आज टूट गया 3%, यहाँ पर भी प्रेशर। एम्बर एंटरप्राइजेस टूटा, तो ये पूरा स्पेस, EMS स्पेस थोड़ा बैकफुट पर आया है आज अच्छी रैली के बाद। 3.5% ये नीचे नजर आएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा 24 जुलाई इसके नतीजे आने हैं, उससे पहले थोड़ा कमज़ोर होता हुआ 2.5% नीचे। लेकिन अच्छे स्टॉक्स चले हैं आज। श्रीराम फाइनेंस देखिए 2.5% चढ़ गया आज के सेशन में, यहाँ पर अच्छी मजबूती। इंडिगो चला है यहाँ पर करीब लगभग 1% के करीब। और अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छे नतीजे कल थे। कल एक फॉलोअप देखने को मिली थी, आज फॉलोअप बाइंग और ब्रोकरेज का भी बड़ा थम्स अप। IT पैक थोड़ा वीकेंड साइड पर है, लेकिन HCL टेक में अच्छी तेज़ी 1.5% ऊपर नजर आएगा। पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स चला है, मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर शानदार रैली 4-5% की। केमिकल बास्केट में आज गजब के मूव है, समझेंगे आगे शो में भी। SRF इसने जगह बनाई, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 2.5%। और इंडसइंड बैंक यहाँ पर अच्छे मूव से 2.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कामकाज फिलहाल। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रेया, अभी आपसे मैं कार्यक्रम का क्रम समझूंगा, लेकिन एक बार TVS के मोटर्स के नंबर्स दिखाते हैं। 2 ऑटो कंपनियों के नंबर्स आ गए यहाँ पे टू व्हीलर्स में। बजाज ऑटो, जो हम पहले उसकी विवेचना कर ही चुके हैं, बट अब जरा TVS रखिए। TVS के नंबर्स अच्छे हैं। एबिटा फ्रंट पे देखिए, इट्स अ सरप्राइज, मतलब स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से हमारे अनुमान से बेहतर है। और मार्जिन्स मेरे ख्याल से हमारे अनुमान से लगभग 70 बेसिस पॉइंट अगर आप देखें कहीं अच्छे हैं। मुनाफा 1174 करोड़ रुपए, एक्सपेक्टेशन थी अगर आप देखें 1022 करोड़ रुपए की, तो क्लियर कट यहाँ पे करीब 150 करोड़ रुपए का मोर देन 15% का डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और आय करीब 896 करोड़ रुपए, यहाँ पर भी अगर आप देखें ये हमारे अनुमान से बेहतर है। और एबिटा 1780 करोड़ रुपए, 1650 करोड़ एक्सपेक्टेशन था। और जरा मार्जिन्स के फिगर्स लेके आइएगा, मार्जिन्स बेहद शानदार 12.80% और मेरे ख्याल से 12.10% की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी। तो हर पैमाने पर TVS मोटर्स जो है वो अच्छा कर रहा है श्रेया। तो एक और आपके पास कंफर्ट यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस में सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर आज के दिन अच्छा। श्रेया, कार्यक्रम का क्रम इंटरेस्टिंग यहाँ पर नंबर आते हुए TVS मोटर्स के। अब देखते हैं कि एकदम शार्प मूव तो आया है, थोड़े और आंकड़े खुलेंगे तो फिलहाल तो अच्छा नजर आ रहा है TVS मोटर्स। फिलहाल ऑटो पैक का ये काउंटर टू व्हीलर स्पेस में अच्छा करते भी आया है और नतीजे भी अच्छे आए हैं। कार्यक्रम का क्रम बताती हूँ कि शो में होगा क्या आज के सेशन में। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी,
टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और श्रीकांत चौहान जी से। 2:20 पर सुदर्शन बताएंगे आपको कि बजाज ऑटो के क्वार्टर 1 नतीजे कैसे रहे। 2:25 पर नुपुर से समझेंगे अब तक के क्वार्टर 1 नतीजे कैसे रहे। 2:30 नुपुर ही बताएंगे आपको कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल में आखिर चल क्या रहा है। 2:40 पर हॉर्माज बताएंगे पेटीएम आज फोकस में क्यों आया है। साथ ही समझेंगे अल्ट्राटेक पर ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों हैं। 2:45 पर नुपुर डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी। साथ ही आशीष इटर्नल और यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्रीव्यू करेंगे। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी। 3:15 पर नुपुर बताएंगे डीलिंग रूम चेक। 3:20 पर होगा BTST STBT कॉल। चलिए, तो आपने शेयर से कम समझा कार्यक्रम का। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पर है, एक एक करके ट्रेड्स पिक करेंगे हम यहाँ पर। प्रकाश का बसर, मानस जी, रचना जी, कविता जी, अमित जी, श्रीकांत जी। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। सेटअप सही है, स्ट्रेंथ है इसमें। ट्रेड करे 2153 पर गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्टॉप लगाएंगे करीब 2131 पर। करीब 20 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 2180 गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आ रहा है गाबा सर को। अच्छी तेजी यहाँ पर देखिए, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से पिक रहेगा डिविस लैब। डिविस लैब में हम फ्यूचर्स पे लॉन्ग करेंगे। एज अ डिस्क्लोजर ये मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। यहाँ पे रास्ता काफी साफ है एक अच्छे अपस्विंग के लिए। 7320 के आसपास बैठे हैं हम इसमें 7250 पे ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी करोगे तो इसमें ज्यादा बेटर रहेगा चांस। और इसका 1 या 2 दिन के हिसाब से टारगेट होना चाहिए 7450। ओके, दिवीज पे आपका व्यू है और डिलीवरी दिवीज की अगर डिलीवरी पे काम करना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक जो काफी रेजिलिएंस शो किया है, स्ट्रॉन्ग है आज के दिन, दैट इज श्रीराम फाइनेंस। एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और पिछले 8 दिन के कंसोलिडेशन फेज से काउंटर बाहर निकला है। अपसाइड मोमेंटम इसका प्रीवियस स्विंग हाई 1100 पर प्लेस्ड है। सो स्टॉक इज पोटेंशियल टू मूव अप टू 1100 1120 अंटिल काउंटर 1030 के ऊपर मेंटेन है। आप पोजीशन बना सकते। श्रीराम फाइनेंस कविता जी को अच्छा लग रहा है, अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में आता हुआ। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा ट्रेड आज का रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे हम देखें तो ये काउंटर काफी समय से मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था, काफी नैरो रेंज कंसोलिडेशन थी और इसने 20 डेमा पे सपोर्ट लेके वापस एक अपटिक हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 402 का स्टॉप लॉस रहेगा, 402 का, और टारगेट्स हमारे 420 के रहेंगे आदित्य बिरला कैपिटल में। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल 408 पे आपका एक लॉन्ग कॉल यहाँ पर। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे। मुथूट फाइनेंस लगातार लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3040 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3175 तक के टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहें तो 3100 वाला कॉल ऑप्शन जो 55 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 34 के स्टॉप लॉस खरीदारी करें, 100 रुपए के टारगेट सेट करें। और डिस्क्लोजर है कि इस पे अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। सीएम मानस जी को पसंद आ रहा है। गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ रहे हैं। मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए पैनल में। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरी स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग ये हमें काफी पसंद आ रहा है। वी हैव एडेड दिस स्टॉक इन आवर स्विंग पोर्टफोलियोज। हमें लगता है जो नंबर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग ने पोस्ट किए थे पिछले वित्त वर्ष के लिए, रिकॉर्ड नंबर्स थे रेवेन्यू के फ्रंट पे। इबिटा मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग थी, 19-20% के आसपास। और जो प्रोडक्ट मिक्स डेवलप कर रहे हैं, जो फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स जो हाई वैल्यू ऐड होते हैं प्लस बेटर मार्जिन वाले होते हैं, इसमें इनकी जो एक
एक एक स्थिरता है और आई थिंक एक इम्प्रूवमेंट जो हो सकती है अगले कई तिमाहियों तक, हमें लगता है आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस मार्जिन को थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है अराउंड 20.5 21% के आसपास भी। तो जैसे रेवेन्यूज बढ़ेंगे, आफ्टर मार्केट में जो मार्जिन अच्छे होते ही हैं एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रीजनेबल ग्रोथ कमिंग थ्रू फ्रॉम द ओईएम साइड एंड एक्सपोर्ट फ्रंट एज वेल जो रिकवर होना चाहिए लार्जली इन द सेकंड हाफ, आई थिंक काफी कुछ ट्रिगर्स हैं जो नंबर्स को सहारा दे सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग हमें काफी अच्छा लगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग्स, ये अच्छा लग रहा है मयूरेश जी को इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, देखिए डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने चुना है गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर खरीदारी की रहे हैं और 2180 के टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आए हैं। 2131 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। रचना जी आज का चार्ट जीपीटी के साथ जा रही है। दिव्य स्लैब आज का चार्ट जीपीटी था हमारा, शानदार मूव्स यहाँ पर। 7450 के टारगेट हैं, 7250 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। कविता जी भी श्रीराम फाइनेंस चुन रही हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। 1120 तक के टारगेट देख रही हैं वो, और 1030 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है चार्ट्स पर। 420 के टारगेट है, 402 का स्टॉप लॉस है। मानस जी मुथूट फाइनेंस के साथ जा रहे हैं, शानदार रैली यहाँ पर भी। 3175 के टारगेट, 3040 का स्टॉप लॉस। और आखिर में इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग्स चुना है मयूरेश जी ने, जहां पर लंबी अवधि की नज़रिए से ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। लेकर आइए कुछ और स्टॉक्स, एक बार फिर से लेकर आइए टीवीएस मोटर। देखते हैं अब लगभग 3% ऊपर, और वायदा का चौथा टॉप गेनर बन चुका है यहाँ पर। शानदार मूव, 4.5% ऊपर है। एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर में, नतीजे कैसे रहे, क्या अच्छा लग रहा है बाजार को फिलहाल अभी तक तो इस मार्केट में। लेकिन इंडसइंड बैंक दोबारा रखिए एक बार स्क्रीन पर। और गाबा सर ने सुबह सुझाया था क्विक सिंगल में, उसके बाद से ये 2.5% ऊपर ही रहा। गाबा सर क्या किया जाए इंटरडे में, जिनको टारगेट क्या था, टारगेट अचीव हो गया था ना इसका, जिनको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट बुक करके आज इंटरडे में घर ले जाएं या फिर कैरी कर सकते हैं? इंटरडे वाले तो घर ले जा सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट अबाउट। कल रिजल्ट्स है, कल रिजल्ट है, इसलिए घर ले जाओ ना, क्या दुख कर रहे हैं। कोई नुकसान तो मिला नहीं हुआ है अब तक प्रॉफिट लेने में, कभी नहीं देखा मैंने कि प्रॉफिट लेने में नुकसान होता है ना। ठीक तो जी, इंडसइंड बैंक सुबह अगर आप देखें वो 1060 का जो टारगेट था वो फिक्स हो गया था। बट जो इसका चार्ट रखिएगा जरा प्लीज़, लॉन्गर टर्म चार्ट। टेक्निकली इस स्टॉक में ना, और क्या था पहले मोमेंटम था आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, लेकिन वो जब मोमेंटम कोलैप्स हुआ उसका एक पूरा एडवांटेज इंडसइंड बैंक कैरी करता हुआ। लेट्स सी कल अर्निंग्स कैसे रहती हैं, बट अ क्लियर चार्ट, अ बेटर क्लियर चार्ट है। एक बार रखिएगा अब जरा टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटरकॉर्प, इन तीनों स्टॉक्स में से अगर आप देखें फ्रंट लाइन टू व्हीलर स्पेस में वीकेस्ट वन, और वो इसमें कोई राय नहीं है कि हीरो मोटरकॉर्प है। बजाज ऑटो नंबर्स के बाद थोड़ा सा रिएक्शन म्यूटेड सा ही है, और हीरो मोटरकॉर्प रखिएगा, ये 74 रुपये ऊपर है। मयूरेश आपने नंबर्स देखे होंगे और टीवीएस मोटर्स के भी आपको दिखाए भी गए नंबर्स स्क्रीन पे। आपका कन्विक्शन फ्रंट लाइन टू व्हीलर स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग किस पे है? और रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो शायद टेक्निकली हीरो मोटरकॉर्प ज़्यादा अच्छा पोस्ट कर रहा है, बट नंबर्स वाइज कहाँ कन्विक्शन है आपका? नहीं तो बजाज ऑटो और टीवीएस के दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे हैं वीरू जी, एंड वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि टीवीएस मोटर एक बहुत क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे अंडरस्टैंड द मार्केट्स वेरी वेरी वेल। तो आई थिंक जो नए नए प्रोडक्ट्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे इनकी ईवी की प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, और जैसे ईवी की रेंज है, और जैसे ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस है, आई थिंक इट्स रियली वेरी गुड एंड द डीलरशिप नेटवर्क इज प्रॉब्ली इंप्रूविंग हर एवरी पासिंग क्वार्टर, यानी हर तिमाही में आई थिंक जो एडिशंस हो रहे हैं आई थिंक आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो कंसिस्टेंसी नंबर्स हैं, जो मार्जिन्स में भी एक एक्सपेंशन देखने मिला है टीवीएस मोटर के, आई थिंक हैज बीन सिग्निफिकेंट। सेम फॉर बजाज ऑटो, आई थिंक द नंबर्स हैव बीन रियली रियली वेरी गुड इन माय ओपिनियन। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक अगर टीवीएस मोटर विद इन द टू जिसके पास है, आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक जो हम रेटिंग रैंकिंग देखते हैं दोनों अच्छे लग रहे हैं, बट टीवीएस मोटर शायद थोड़ा बेटर प्लेस्ड है एट दिस स्टेज। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स दोनों के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन टीवीएस मोटर्स थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। बजाज ऑटो के नंबर हर पैमाने पर अच्छे थे, लेकिन स्ट्रीट ने वैसे रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन टीवीएस मोटर देखिए अब तो 5.25% ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। शानदार नतीजे अभी अभी आए हैं, एनालिसिस किए हमारी टीम मेंबर ने, समझ लेते हैं। सुदर्शन जी की अच्छी पकड़ है ऑटो स्पेस को लेकर। सुदर्शन जी, टीवीएस मोटर एकदम से पंख लग गया और बजाज ऑटो थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन नंबर्स कैसे रहे दोनों के?
क्या शुभारंभ रहा है ऑटो अर्निंग्स का। दोनों कंपनी, दोनों सिमिलर टाइप के कंपनीज है, दोनों का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर जो बजाज ऑटो की बात करें तो उनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में 50% से भी ज़्यादा हो गया और ये फर्स्ट टाइम क्वार्टरली बेसिस पे हुआ है जब एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स डोमेस्टिक वॉल्यूम से बजाज ऑटो का ज़्यादा रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर जो बात करें तो सारी कंपनीज क्या बात करें कि मार्जिन कंप्रेस होने वाला, मार्जिन डिक्लाइन होने वाला है, बट इन दोनों कंपनी जो इनपुट कॉस्ट से प्रेशर आया था, रुपये आपको याद होगा रुपये डिप्रिशिएट किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर और दोनों कंपनीज को इससे फायदा हुआ है। तो ये सारे फायदे को देखते हुए अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे बजाज ऑटो की, अगर जो बात करें प्रॉफिट में 40% से ज़्यादा का बढ़त मिला है, रेवेन्यू में भी 37% का बढ़त मिला, एबिटा में ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज देखने को मिला और मार्जिन यहाँ पे मल्टी क्वार्टर हाई आया ऑलमोस्ट 21%, 20.9% अगेंस्ट 19.7% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। ये हुआ बजाज ऑटो की बात। अब आते हैं टीवीएस मोटर की बात। अगर जो बॉटम लाइन पे देखेंगे प्रॉफिट में जो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो एक अदर इनकम के कारण भी है, क्योंकि अदर इनकम इस क्वार्टर 150 करोड़ है अगेंस्ट अराउंड 35 करोड़ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें 38% यहाँ पे बढ़ा है, एबिटा की बात करें 41% बढ़ा है और मार्जिन हमें लग रहा था कि हो सकता है डिक्लाइन हो, 12.1% आया जो कि मल्टी क्वार्टर लो पे, लेकिन कंपनी ने मार्जिन एक्सपैंड किया है और यहाँ पे आया है 12.8%। इसलिए आपको आज जो 5% इंक्रीज देखने को मिला है स्टॉक प्राइस में, ये मेन रीजन है। मार्जिन एक्सपेंशन 12.8% वर्सेस 12.5% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब आपका क्वेश्चन होगा बजाज ऑटो नीचे क्यों और या आपको टीवीएस मोटर 5% स्टॉक में उछाल देखने को क्यों मिला? क्योंकि अगर जो 2026 की बात करें तो बजाज ऑटो ने आउट परफॉर्म किया और रिजल्ट से पहले टीवीएस मोटर स्टॉक नहीं चला था, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा अगर जो टीवीएस की बात करें वॉल्यूम्स पे 28% इंक्रीज या YOY 4% सिक्वेंशली बढ़ा। एक पैरामीटर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है रियलाइजेशन, हर बाइक पे आप कितना कमाते हो। वहाँ पे भी दोनों कंपनी बजाज ऑटो ने सिक्वेंशली और YOY बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर दोनों ने बढ़त देखा है। बजाज ऑटो की अगर जो बात करें तो वहाँ पे 7% YOY और 3% सिक्वेंशली बढ़ा है। अगर जो टीवीएस की बात करें तो 8% YOY और 4% सिक्वेंशली बढ़ा। तो नंबर्स बहुत ही अच्छा रहा है दोनों कंपनीज ने। भले ही बजाज ऑटो आज प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हो, लेकिन टीवीएस मोटर 5% ज़्यादा है, लेकिन दोनों कंपनीज के अर्निंग्स Q1 FY27 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सुदर्शन एक आप बात पूछूंगा आपसे, मीनवाइल मैं जरा पहले टीवीएस दिखा दूं इंट्राडे बेसिस पे। ये भागना नहीं जनाब, इसे दौड़ना कहते हैं। टीवीएस मोटर्स 3786 पे ये इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर है पोस्ट अप्रैल 26। मैं जब मार्जिन्स पढ़ रहा था ना सुदर्शन, आई मीन 12.8, मेरे दिमाग में यही आया, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस ये एक बहुत टफ क्वार्टर था ना सुदर्शन। स्टिल ऐसे क्वार्टर में अगर आप क्या एक्सपेंशन हो रहा है, आई मीन 70 बेसिस पॉइंट का, इसको आप कितनी रिस्पेक्ट देंगे? इसको आप रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाता है कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीज दोनों कंपनीज ने देखा है और रुपी डेप्रिसिएट जो हुआ अगेंस्ट डॉलर, तो दोनों को अगर जो आप मिक्स करें एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में जो अब बजाज ऑटो की बात करें ऑलमोस्ट 55% एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है। सिमिलर मूव आपको टीवीएस में देखने को मिला है। तो अगर जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इस तरीके से बढ़ेगा और उसके साथ एक सपोर्ट मिल जाएगा रुपी का डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, तो इनपुट कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ था उसको ये फुल्ली ऑफसेट कर पाए। ये सिमिलर मूव आपको दूसरी कंपनी स्पेशली पैसर व्हीकल्स में नहीं देखने को मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात ये आपको याद, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो दोनों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी लीडर्स हैं। एक है फर्स्ट नंबर पे टीवीएस फॉलोड बाय बजाज ऑटो। दोनों के मार्केट शेयर में ज़्यादा का अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट 100 to 200 बेसिस पॉइंट। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इनपुट कॉस्ट का प्रेशर ज़्यादा है, उसके डिस्पाइट अगर जो आप मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, इसके कारण आपको स्टॉक में ये 5% उछाल देखने को मिला। तो ये आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप देखें टीवीएस मोटर्स, सुदर्शन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और टीवीएस मोटर्स फ्लाइंग हाई 3802, मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऑफ द क्लोजिंग है इस वक्त। मानस आपकी राय क्या है? 3802 मान लीजिए मैं कैरी करूं या फिर इसको पोजिशनली कमिटेड करूं, आई मीन अगर ये क्लोजिंग आती है 3800 के ऊपर तो कहां तक का विजन खुला है इस स्टॉक में? अमूमन हमने देखा है अगर नंबर्स अच्छे रहें, फेवरेबल रहें तो स्टॉक डिलीवर करते हैं 3-4 दिन तक। आपका सेंस क्या बन रहा है इस स्टॉक पे? तो देखिए मेरा डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। व्यू पॉजिटिव है, करीब 10-12 दिनों में करेक्ट हुआ था, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी में रीसेंट हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि स्टॉक तैयार है 3950 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। कभी कोई डिप मिल जाए तो खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे नहीं, डिप पे खरीदारी करें और उस केस में 3675 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं।
बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो एकदम से पंख लग गए, अब तो लगभग 6% ऊपर होता हुआ। और पिछला साल भी अच्छा रहा था टीवीएस मोटर के लिए, 12 महीने में भी अगर आप देखें 34% के रिटर्न दिया है टीवीएस मोटर्स। अच्छे नतीजे, वैसा ही रिएक्शन। ऑटोज़, टीवीएस मोटर तो लीड कर रहा है, अगर ऑटो से बाहर निकले तो फिर क्या अच्छा कर रहा है। सीमेंट एक बस स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर। इंडिया सीमेंट जो कल टूटा था 4% ऊपर है आज के सेशन में। नुवोको देखिए ये 4% ऊपर है। जेके सीमेंट यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। एक बार सीमेंट स्पेस में राय लेना चाहूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। और कविता जी, अगर सीमेंट स्पेस में कोई स्टॉक चुनना हो जहाँ पर अच्छे मूव आज के सेशन में, तो कौन सा स्टॉक चुनेंगी आप? जी, सीमेंट में इंडिया सीमेंट आज रिकवर किया है। इवन अल्ट्राटेक सीमेंट 2 दिन से अच्छे मूव बनाते हुए दिख रहा है। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है। दे मे हैव पोजीशन इन दैट। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पोजीशनिंग है अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो यहाँ अपर साइड 12,300 12,500 तक के लेवल आते हुए दिखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। 11,900 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में अपनी पोजीशन रख सकते हैं। अल्ट्रा सीमेंट ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश थे, नतीजे भी अच्छे आए हैं। फॉलो अप बाइंग आज भी देखने को मिली, तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन पहले नतीजों का कई शेयरों पर बड़ा असर देखने को मिला है। इस मार्केट में कई शेयर जोरदार भागे हैं तो कई शेयर भारी पिटे भी हैं। डिटेल्स एक बार समझ लेते हैं नुपुर से कि अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं कैसा नजरिया देखने को मिला है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हिट वाली लिस्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे अच्छे खासे नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला। नतीजे भी काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए। सीएमपी डीआई की बात करें तो शानदार Q1 आपको नजर आएगा। मुनाफा देखें तो 54% की ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है। एबिटा देखें 62% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और मार्जिन 950 बेसिस पॉइंट से सुधरकर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए, तो इसे हिट की कैटेगरी में डाला है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ACE, यहाँ पर भी नतीजे शानदार दिखेंगे। मुनाफे में ऑलमोस्ट 22% की बढ़त आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू देके 20.5% की ग्रोथ है। एबिटा में 27% की ग्रोथ है। मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट का सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। अगला स्टॉक हिट की कैटेगरी में आपको कैनरा HSBC लाइफ नजर आएगा। यहाँ पर भी हिट परफॉर्मेंस रही है। Q1 की शानदार नतीजे, APE के लिहाज से 19% की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम देखे तो 18% की बढ़त नजर आएगी। VNB 29% की ग्रोथ है और मार्जिन देखे तो 160 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर आते हुए नजर आया है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर फोकस बना हुआ ज्वेलरी सेगमेंट से देखे तो ब्लू स्टोन ज्वेलर्स, यहाँ पर एक शानदार अपटिक आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 17-18% ऊपर दिखेगा। पिछले साल लॉस किए थे, इस बार मुनाफा किया है 7 करोड़ का। रेवेन्यू देखे तो 50% की बढ़त यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। इसी सेगमेंट से एक और स्टॉक ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है DP आभूषण। यहाँ पे देखें तो रेवेन्यूज 58% की ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफा भी देखें तो 77% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। लेकिन मिस की कैटेगरी में बजाज हेल्थ के यहाँ पे फोकस करना है। नतीजे आपको ठीक ठाक दिखेंगे लेकिन अनुमान से कमजोर यहाँ पर प्रदर्शन रहा है। मुनाफा सिर्फ 16% की ग्रोथ है। रेवेन्यू में 11% की बढ़त दिखेगी और मार्जिन से मात्र 19% की जो है बढ़कर 90 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आते हुए दिखे। और लास्ट में ट्रांसमिशन एंड रेक्टिफायर, यहाँ पर भी मिस Q1 की परफॉर्मेंस में। मुनाफा 9% की कमजोरी देखने को मिली है। रेवेन्यूज देखे तो 8% की बढ़त वहाँ पे नजर आएगी। मार्जिन के डिप होकर आए 40 बेसिस पॉइंट से कम होकर आपको नजर आएंगे। तो ये पूरी लिस्ट थी कैश के नतीजों की, जहां पे हिट परफॉर्मेंस और मिस आज के स्टॉक परफॉर्मेंस में भी आपको नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नुपुर, शुक्रिया आपका। हिट्स एंड मिसेस, और मैं देखिए कभी भी अच्छे नंबर्स को प्लेसमेंट के साथ भी देखना चाहिए। एक स्टॉक ने क्या किया इस दौर में। लुक एट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मेरे ख्याल से मैंने अपने करियर में जितने अच्छे मतलब इंफ्रा कंपनियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों में जो ग्रोथ दिखी है उसमें से एक ये भी है। मयूरेश, इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो वो था करीब 1700 के आसपास। अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ है। वो मिड कैप और स्मॉल कैप के कोलैप्स में इसने भी पार्टिसिपेट किया, बट नंबर्स देखिए आप। 1037 पे आपका व्यू क्या कह रहा है इस पर? इनके पास बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक 2 की रीजन। एक, आई थिंक अगर आप टावर और क्रेन मार्केट देखें
तो जो मोबाइल एंड वर्टिकल टावर क्रेन मार्केट है, इसमें इनकी 65% की मार्केट शेयर है। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लीट है और फ्लीट एडिशंस काफी कैलिब्रेटेड वे में इंक्रीज कर रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग की जो बिगेस्ट उनकी सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट, वहाँ पे मार्जिन भी अच्छे हैं। तो स्टैंड अलोन बिजनेस अगर आप अदर इनकम निकाल दें तो आई थिंक एबिटा मार्जिन आर क्लोज टू 15%। अगर अदर इनकम के बाद को जोड़ देते हैं तो एबिटा मार्जिन लगभग 20.5% के आसपास आते हैं। एंड द ट्रिगर बेसिकली वीरू जी इज दैट कि जितनी इन्फ्री एक्टिविटी हो रही है और जो कैपिटल एलोकेशन है, वो हाउसिंग के लिए हो, रेलवेज के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो, आई थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केपेक्स जो आते जा रहा है सिस्टम के अंदर। और जो इक्विपमेंट लगेगी, मटेरियल हैंडलिंग, क्रेन्स, टावर क्रेन्स, इसकी जरूरत पड़ने वाली ही है। इट इज द बिगेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया और रेवेन्यूज और नंबर्स शायद ये एग्जिबिट कर रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ डायनामिक्स बैलेंस शीट के ऊपर काफी तगड़े लग रहे हैं, जिनके पास है बिल्कुल खड़े रहना। क्रय काउंटर 4.5% ऊपर 4.5% की तेजी के साथ। कैश स्टॉक्स की बात हो ही रही है तो कैश कॉल्स ले लेते हैं। 2:30 भी बज गए हैं। गाबा सर, अमित जी और कविता जी से हम कैश कॉल्स लेंगे। तो कविता जी, शुरुआत आपसे करते हैं, फिर बताइए कैश में कौन सा स्टॉक देखा आपने? एक अच्छा स्ट्रेंथ डिफेंस काउंटर में आते हुए दिख रहा है एंड फ्रॉम देयर डेटा पैटर्न्स इज लुकिंग गुड। 4130 के लेवल पर काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। एज अ 1 or 2 day पर्सपेक्टिव इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3995। आप इसे अप्रोच कर सकते हैं 4253 4300 के लेवल के लिए। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर। ओके, डेटा पैटर्न्स एक बार चार्ट लेके आइएगा। इसका डेटा पैटर्न्स 2125 पे, हाँ ये भी मुझे याद अच्छी तरीके से CY26 का बेस्ट परफॉर्मर रहा था और थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुई थी मेरे ख्याल से जून के महीने में। उसके बाद आज का लो बड़ा एवरेज है। मैं इसलिए एकदम से मेरे को याद आ गया ये, क्योंकि कुछ ऐसा ही डैमेज था 1 अप्रैल को और एग्जैक्टली 100 डेमा से रिवर्स हो गया था और आज का लो भी 100 डेमा है। गुड, अच्छा अगर आप देखिए स्पॉटिंग थी कविता जी आपकी है। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? विनय जी, मैं सिटी यूनियन बैंक के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में रीडिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये एक पुल बैक के बाद एक यू शेप पैटर्न बना के वापस अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर जा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ 52 वीक हाई। तो 231 का इसका लगभग प्राइस है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 225 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 242 रुपीज के। 242 के टारगेट के लिए आप सिटी यूनियन बैंक देख सकते हैं। अमित जी के पिक आ गए, यहाँ पर अच्छे मूव्स। गाबा सर, कैश में कौन सा स्टॉक पसंद आया? मुझे पसंद है इस वक्त वो है बेलराइज। बेलराइज ट्रेड कर रहा है 237 पर, एक हायर बॉटम बना है, बेस बढ़िया बना है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे करीब 234 का। 236 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2-3 रुपए का स्टॉक है, ज्यादा नहीं। टारगेट होगा 242 बेलराइज। बेलराइज गाबा सर की पिक हो गई। ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स ने अच्छा किया है। बेलराइज की तो बात कर ही रहे थे। एक बार सोना कॉम्स लेकर आइए स्क्रीन पर। ये 2.5% कल का हमारा स्पॉटलाइट था, कल परसों का। अच्छा, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक्साइड लेकर आइए, एक्साइड इंडस्ट्रीज। या तो सुबह भी चर्चा कर रहे थे, शानदार मूव्स। कल ऑटो एंसिलरीज पे हमने गोल्डमैन की रिपोर्ट डिस्कस की थी, याद होगा आपको। मदरसन, संवर्धना मदरसन रखेगा 1.5% ऊपर है आज के सेशन में भी। अमित जी, एक बार आप देख लीजिए, सोना कॉम्स या फिर संवर्धना मदरसन, कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर लग रहा है ऑटो एंसिलरीज स्पेस में से? जी शेयर जी, स्ट्रेंथ दोनों में ही है। पर्टिकुलरली अगर हम पहले सोनाकॉम के स्ट्रक्चर पे आए, स्ट्रेंथ जरूर है लेकिन थोड़ा सा ये अपसाइड में स्ट्रेच्ड है। 10 डे मूविंग एवरेज लगभग 691 के आसपास है, 729 पे ट्रेड कर रहा है। कहीं कोई वीकनेस नहीं है। पोजीशन अगर जरूर बने रहे। स्टॉप लॉस हमें 720 का लगा के रखना है। लेकिन फ्रेश पोजीशन थोड़े डिप पे ही हम लेंगे बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। दूसरा आपने कहा संवर्धन मदरसन, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ गुड पुल बैक है। अच्छा खासा 10 और 20 डेमा में इसने कंसोलिडेट किया है। 146 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे कंडीशनल बाय बनता है अबव 146 ओनली, क्योंकि वहीं पे एक स्ट्रेंथ कंफर्म होगी। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे 143 का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 152 के। जी ये हो गया मदरसन। कविता जी ने जो कॉल दी अभी डेटा पैटर्न्स 4100 से 4140 42 होके आ गया। तो स्ट्रॉन्ग मूव आया यहाँ पर स्टॉक्स में, अच्छा मूव आया कविता जी।
मीनवाइल एक दो स्टॉक्स में और मार्क करूंगा, लेकिन उससे पहले श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। क्या पिक कर रहे हैं इस पर, क्या चीज कर रहे हैं आप? आपका आज का स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीवन। तो देखिए, वैसे अगर मार्केट में अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। कई सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लू स्टोन में हमने अच्छा ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद रैली देखी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि डिफेंस में अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई, मुझे लगता है यस यहाँ पे थोड़ी और एक्टिविटी बढ़ते हुए नजर आएगी। और स्पेसिफिकली अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी कन्विंसिंग है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा था और उस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हुआ है। 4560 4570 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो पैटर्न है अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो लग रहा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन बना है और तेजी बनती है तो कम से कम ये स्टॉक 4750 या 4800 तक भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ही खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे अराउंड 4500 का, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं कम से कम 47-4750 के। हेल अच्छा लग रहा है श्रीकांत जी को। डेटा पैटर्न्स अभी अभी कविता जी ने सुझाया, वहाँ अच्छे मूव्स हैं। हेल 2% ऊपर है, तो अगर आप देखें डिफेंस स्टॉक्स में अच्छे मूव्स फिलहाल आते हुए, इंडेक्स आधा % ऊपर नजर आएगा आपको। इसके अलावा केमिकल स्पेस की चर्चा कर रहे थे हम। निफ्टी केमिकल देखिए आप 1.5% यहाँ पर शानदार मूव्स, आज ही नहीं पिछले कुछ सत्रों से केमिकल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो गुजरात फ्लोरो में कुछ अलग ही तेजी है। चार्ट रखिएगा गुजरात फ्लोरो का लगभग 6% ऊपर है आज के सेशन में। ऐसा क्या हो गया स्टॉक में, एक बार समझ लेते हैं। नुपुर क्या चल रहा है गुजरात फ्लोरो में? बहुत कुछ चल रहा है। मैनेजमेंट ने हाल फिलहाल में इन्वेस्टर्स के साथ एक मीट की थी, अपने प्लांट पर वो लेके गए थे। 16-17 जुलाई के दिन प्लांट विजिट हुई थी, जहां पे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट बायो सेल साइड दोनों के जो है यहाँ पर जाते हुए नजर आए थे। जो केपेक्स कंपनी ने पिछले कुछ समय में किया है उसका जो आउटकम है अब वो आपको नजर आते हुए दिखेगा। जो बैटरी प्लांट जो कि ईवी कैटेगरी में है, वहां पर ये दौरा हुआ था। 6000 करोड़ के केपेक्स के साथ इस ईवी बैटरी प्लांट का जो काम है वो अब लगभग पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ईवी का जो ये प्लांट होने वाला है, बैटरी प्लांट जो होगा वो जल्द शुरू होते हुए नजर आएगा। और यहाँ से जो ग्रोथ आउटलुक है मैनेजमेंट उसको लेकर काफी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो ईवी बैटरी प्लांट है उसका फेज 1 ऑलरेडी अब जो है वो शुरू हो चुका है। अब फोकस कंपनी के कमर्शलाइजेशन, कस्टमर फीडबैक और साथ ही साथ जो ऑर्डर्स कंपनी इस फैक्ट्री में लेती हुई नजर आएगी उस पर नजर बनी हुई रहेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि ईवी बैटरी प्लांट से 2x एसेट टर्नओवर यहां पर देखने को मिल सकता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 6000 करोड़ कंपनी ने केपेक्स के तौर पर इन्वेस्ट किए। अगर 2x यहां पर कंपनी का कहना है कि एसेट टर्नओवर देखने को मिल सकता है तो पोटेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ यहां से 12000 करोड़ की देखने को मिल सकती है। और एबिटा के लिहाज से देखें तो 3000 करोड़ तक का एबिटा यहां पर एडिशनल देखने को मिल सकता है। मार्जिन की बात करें तो 25% प्लस तक के मार्जिन यहां पर कंपनी जो है दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। बड़े लक्ष्य रेवेन्यू और मार्जिन्स के तौर पर आते हुए नजर आए। और बैटरी मटेरियल की बात करें, ईवी तो FY27 जो फेज 1 शुरू हो चुका है वहां से इसी साल जो है कंपनी की आय में ये यहाँ से भी आय जुड़ती हुई आपको नजर आएगी। अब इसी विजिट के बाद इलारा सिक्योरिटीज की तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। प्लांट विजिट नोट कह सकते हैं उसे, जहाँ पे बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य देके 5221 रुपए का आते हुए नजर आया। मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 20-21% की अपसाइड आपको नजर आएगी। इलारा का मानना है कि FY29 तक ईवी कारोबार से मुनाफा रिटर्न रेशियोज जो है वो बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं कंपनी के। और ये जो प्लांट शुरू हो जाएगा अपने फुल कैपेसिटी पे जब काम करना शुरू कर देगा उसके बाद यहाँ से री रेटिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो काफी पॉजिटिव व्यू इलारा का गुजरात फ्लोरो पे बनता हुआ नजर आया है। इलारा का पॉजिटिव व्यू गुजरात फ्लोरो पे, और देखिए स्टॉक 6.5% ऊपर है। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। अच्छा, डिफेंस स्पेस की बात हो रही थी, मेरी नज़र एक बार जेनटेक पर गई। जेन टेक्नोलॉजीज रखिएगा स्क्रीन पर, 3% ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एकदम से डीज हाई पर आया, वर्टिकल राइज। गाबा सर इसका चार्ट आप देख लीजिए एक बार, क्या लगता है? कोई बात नहीं, गाबा सर से वापस जब आएंगे तब उनसे इस पे चार्ट चेक लिया जाएगा। उससे पहले धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस मानस जी, रचना जी और अमित जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए मानस जी, धमाकेदार ऑप्शन में कौन सा काउंटर?
देखिए धमाकेदार ऑप्शन में गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मेरा ध्यान है। आई थिंक इसमें करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। इसका ऑप्शन खरीदेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज का 2160 का कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 19 रुपीज का लगाना है, 19 रुपए का, और टारगेट 50 रुपए का सेट करना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की 2160 की कॉल 30 रुपये में ट्रेड कर रही है, 13% हुआ है, बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। अमित जी, आपका ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेन जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3200 का कॉल ऑप्शन लगभग 38 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा 20 का और टारगेट्स रहेंगे 80 रुपीस के। ओके, अमित जी की पिक आ गई महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ पर ऑटोज में अच्छे मूव आते हुए। रचना जी, ऑप्शंस में क्या देखा आपने? ये ऑप्शंस में मेरी नजर इंडियन होटल्स पे थी। हालांकि रिजल्ट है बीच में रास्ते में, लेकिन ठीक ठाक कर रहा है स्टॉक और एक चांस यहाँ पे ले सकते हैं बाय करने का। सीई हम बाय कर सकते हैं 730 का सीई, जो कि 16 रुपए पे करीब करीब 16 पे यार ट्रेड कर रहा है। हम इसमें एक छोटा सा एसएल लगा सकते हैं 13 पे, और अगर ये सस्टेन हो गया तो अपसाइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही, तो अपसाइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 20 एंड 23। मीनवाइल इंडियन होटल्स की एक कॉल 730 की। लुक एट टुडेज लिस्टिंग। एसबीआई फंड मैनेजमेंट 624 का हाई था, 574 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुई उसके बाद 624 का हाई लगाया। नाउ टू एट 605, 675 पे एट डे लो। तो कंप्लीटली अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट टेकिंग के ग्रुप में गया कंप्लीटली। अगर आप देखें डे लो पे आके ट्रेड कर रहा है, ये देखिए 605.80। तो डिसअपॉइंटमेंट है ना थोड़ा सा यहाँ पे। और ये बात भी हुई थी इस मंच पे कि प्लीज़ इसको अगर आप कंपैरिजन करें तो इट्स बेटर टू टेक प्रॉफिट ऑन लिस्टिंग डे। 604 पे ट्रेड करता हुआ अभी तो खैर यहीं पर ही है। हम काफ़ी देर से डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं, एक एक करके डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लुक एट HAL, क्या क्लियर विजन दे रहा है ये चार्ट, बहुत ही क्लियर चार्ट, बहुत ही क्लियर चार्ट। श्रीकांत जरा HAL पे अपने टेक दीजिएगा 4568.90। अच्छा छोड़ दो स्किप कर देता हूँ, ठीक है, कवर हो चुका है। मैं जरा वही OI शॉर्ट कर रहा था यहाँ पे, तो ये अच्छा मूव देता हुआ। एक स्टॉक और लेके आइएगा। सुबह इस पर बातचीत भी काफ़ी हुई थी और उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर बातचीत करते करते निकल गए थे, बट जरा एक बार रखिएगा अपोलो, एक बार रखिएगा मैक्स हेल्थ केयर और एक बार रखिएगा फोर्टिस हेल्थ केयर। अपोलो तो मेरे ख्याल से कॉल भी दी थी आशीष भैती जी ने। अमित जी जरा देखिएगा इस वक्त प्लेसमेंट आपको अपोलो की कैसी लग रही है, और फोर्टिस को भी दिख रहा था पिछले कुछ सेशन से सस्टेन हो गया, आई मीन 50 डेमा के आसपास। क्या किसी मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या, या फिर बेस्ट अभी भी अपोलो ही है, उसको चेस करना चाहिए? जी देखिए वीरेन जी, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली अपोलो हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर और अभी भी इट कंटिन्यूज टू बी वन। अगर हम देखें तो ये एक लंबे अरसे से लगभग 1.5 महीने से अगर छोटा सा भी कोई पुल बैक बिटवीन 10 एंड 20 डेमा आता है, दैट इज बॉट इनटू, और वापस हम यहाँ पे एक मूव देखते हैं। स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक ने 8200 से 8900 तक के लेवल्स दिखा दिए हैं। अभी भी लगता है कि 8800 के स्टॉप के साथ यहाँ पे 9150 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। फोर्टिस हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी 50 डेमा, इसका 950 का एक अच्छा सपोर्ट है। बार बार 945, 950, 50 डेमा पे आता है, तो वहां से हम पुल बैक जनरेट होता है। तो जोन के हिसाब से जगह अच्छी है जहां पे एक स्विंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 950 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स लगभग 980 के रहेंगे। लेकिन बड़ा मूव यहाँ पे तभी बनेगा जब ये स्टॉक एक बार 1000 के ऊपर निकलेगा। 1000 का इंपॉर्टेंट लेवल फोर्टिस हेल्थ केयर का, वो अगर ब्रीच करता है तो एक बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल भी अच्छे मूव 1.5% ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर रखिए पेटीएम, जो कि अच्छे नतीजों के बाद आज 3% नीचे है। देखिए ऊपर इस तरह से फिसलता अब डीजलों के आसपास कामकाज कर रहा है, 3.5% नीचे। लेकिन रिजल्ट अच्छे थे, उसके बाद भी ये स्टॉक गिरा है। दरअसल बोर्ड ने नतीजों के साथ बोनस इशू का भी फैसला लिया था, वो टाल दिया है, तो उसका एक डेंट हो सकता है। लेकिन पेटीएम से पहले भी कई कंपनियां बोनस के फैसले टाल चुकी है। पूरी कहानी एक बार हरमास से समझते हैं। हरमास जी, गुड आफ्टरनून।
बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी कंपनी ने पहले ये कहा हो कि हम बोनस इशू देने वाले हैं और फिर जो है उसका फैसला जो है वो टाल दिया जाए या उसे पूरी तरह से वापस ले लिया जाए। कल पेटीएम के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो उन्होंने कहा था कि बोनस शेयर जारी करेंगे, लेकिन फिर उसका फैसला जो है वो टाल दिया गया। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि कंपनी ने ये कहा कि ग्रोथ और मुनाफा बढ़ाने पर अब वो ज़्यादा फोकस करेंगे, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं दी है कि आगे चल के वो दोबारा कब ये बोनस इश्यू जारी कर सकते हैं या फिर किसी और डेट पर बोर्ड मीटिंग होगी तब जाकर के ये बोनस इश्यू जारी होगा। इस बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं। अब ये पहला ऐसा इंस्टेंस है नहीं। अगर पिछला ही इंस्टेंस अगर हम देखें तो सबसे रीसेंट ऐसा जो आपको इंस्टेंस मालूम पड़ता है वो इंडस टावर्स का है, क्योंकि पिछले ही साल 2025 में पहले उन्होंने ये कहा था कि वो शेयर होल्डर्स को या तो डिविडेंड देंगे या बोनस देंगे या बायबैक का ऐलान करेंगे, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग हुई तो इनमें से किसी चीज़ पर फैसला नहीं हुआ। एक कमेटी उन्होंने बनाई थी और फिर जाकर के अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि इस साल की शुरुआत में उन्होंने 14 रुपए का एक आखिरी डिविडेंड का ऐलान किया ज़रूर था, लेकिन ये डिविडेंड भी फिलहाल शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर डिपेंडेंट है, जो आने वाली एजीएम में जो इसका अप्रूवल लिया जाएगा। अगर हम बाकी की कंपनियों की बात करें इस लिस्ट में, तो ज़्यादातर कंपनियां जो है इसमें सरकारी कंपनियां हैं। एनटीपीसी का नाम इसमें पहले शामिल है। 2019 में पहले उन्होंने कहा था कि वो बोर्ड बैठक में बोनस इशू जारी करने वाले हैं जनवरी में, फिर उसका फैसला टाल दिया गया, लेकिन अगले ही महीने फरवरी में जो है 1:5 के बोनस इशू को मंजूरी दी गई थी। अगर दूसरी तरफ अगर हम दूसरी बात करें राइट्स की, राइट्स भी एक और कंपनी थी जिसने 2020 में ये कहा था कि अप्रैल के महीने में कि वो बोनस इशू देने वाली है, लेकिन उसी वक्त कोविड महामारी की शुरुआत हो गई थी और तब उन्होंने कहा था कि कैश कंजर्वेशन करना है, बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो उस वजह से जो है बोनस इशू का फैसला जो है वो टाल दिया गया था। और 2024 में कंपनी ने 1:1 के बोनस इशू का ऐलान किया था और उसी बीच में 2020 से लेकर अब तक भी बोनस एडजस्टेड 40 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर को दे चुके हैं। अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें, और सरकारी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है, और दूसरी राइट्स के बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो एसजेवीएन, और एसजेवीएन ने जो है 2019 में ये कहा था कि वो बोनस इशू जो है जारी करने जा रही है नतीजों के साथ साथ 31 जनवरी को, लेकिन ना तो उस पर बोनस इशू पर फैसला हुआ और अब तक जो है कंपनी ने उस प्रस्ताव के बाद आज तक बोनस इशू का ऐलान नहीं किया है और केवल 13 रुपए का डिविडेंड जो है इन 7 सालों में शेयरधारकों को मिला है। ओएनजीसी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। 2016 के अक्टूबर महीने में उन्होंने कहा था कि वो बोनस इशू जारी करने वाली है, फिर उन्होंने ये कहा कि फैसला उसे टाल दिया है, लेकिन दिसंबर 2016 में जो है 1:2 के बोनस इशू को मंजूरी मिली थी और पिछले ही उसके बाद जो है वो आखिरी इंस्टेंस था जब कंपनी ने बोनस इशू का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने कोई बोनस इशू जारी नहीं किया है। और आखिरी नाम जो इस लिस्ट में है वो है बीपीसीएल का। बीपीसीएल भी जुलाई 2017 में जो है 1:2 के बोनस इशू को मंजूरी दी थी। पहले उन्होंने मई के महीने में वो फैसला टाल दिया था और उसके बाद जो है जून के महीने में 2024 में भी 1:1 के बोनस इशू की घोषणा की थी और उसके बाद लगभग 40 रुपए का डिविडेंड भी वो शेयर धारकों को दे चुके हैं। तो ये पहला ऐसा वाकया नहीं है कि कंपनी ने पहले बोनस इशू की बात कही हो और फिर ना दिया हो, लेकिन इंडस टावर्स एक सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। अब पेटीएम पर इसका क्या ओवरहैंग रह जाता है या कोई क्लैरिटी मिलती है आगे चल के, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं नजर रहेंगे। शुक्रिया हरमाज जी, ये जानकारी, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इनफैक्ट बताने के लिए आपका। पेटीएम शायद उसी का डेंट पड़ा है। आज स्ट्रीट को पसंद नहीं आई बोनस इशू, जिस तरीके से टाला गया फैसला उसका 3.5% इनफैक्ट नीचे आज के सेशन में। चलिए वक्त हो रहा है चार का चौका का सीक्वेंस बता देती हूँ। हम सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे रचना वैद्य जी के पास, चार्ट का चमत्कार श्रीकांत जी से और मिड कैप फंडा मयूरेश जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एचएल पे ही ध्यान है, जहां पर हमें क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 4600 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 69 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें स्टॉप लॉस आपको 44 रुपीज का लगा के रखना है और ऊपर की तरफ 120 रुपए की टारगेट सेट करके चलना है। ओके, एचएल पे दिल आ गया है मानस जी का। 4600 की कॉल अभी पैनल में डिस्कस हुआ। श्रीकांत जी की कॉल भी रही 70 रुपए में स्ट्राइक मिल रही है 4600 की आपको। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, आई विल आल्सो स्टे विद द सेम सेगमेंट में बीडीएल पे जाऊंगी। बीडीएल में 1260 पे बैठे हुए हम फ्यूचर्स पे इसको हम लॉन्ग करेंगे। थोड़ा 1250 के नीचे ऐसा लगाना है। लेट्स कीप इट एट 1248 और यहाँ पे बीडीएल में करीब 1300 का नंबर पॉसिबल है अगर आप 2 से 3 दिन का इसको टाइम दे दें।
डिफेंस डिफेंस और डिफेंस हैल अब बीडीएल आता हुआ, तो डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव्स। श्रीकांत जी, आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो देखिए चार्ट के चमत्कार के बेसिस पे अगर किसी स्टॉक को अगर स्कैन करना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रेस्टीज रियल एस्टेट यहाँ पे एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन बना हुआ है, पेनेंट जैसा फॉर्मेशन है। स्टॉक 1690 1675 के करीब मल्टीपल टाइम सपोर्ट पे आया हुआ है और अभी ब्रेकआउट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखते हैं तो उसमें भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्लस शॉर्ट टर्म सभी टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट बनेगा और ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 1770 से लेकर 1800 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से प्रेस्टीज रियल एस्टेट को खरीदना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू रखना चाहिए, 1670 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 1800 रुपए के। 1670 का अगर आप देखें स्टॉप लॉस रखिएगा, 1800 का लक्ष्य यहाँ पर है। मयूरेश जी के पास चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं? आई थिंक स्किपर हमें काफी अच्छा लग रहा है। स्किपर एक पूरी प्रॉक्सी है पावर थीम की, और पावर एज अ थीम इज समथिंग दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें लगता है आई थिंक जो रिकॉर्ड रेवेन्यूज ये कंपनी ने पोस्ट किए हैं पिछले वित्त वर्ष 5,500 करोड़ के आसपास, 8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखने मिला है 10.4%। रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओई 15% के आसपास, 15% के आसपास पहुंच चुकी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैल्यू एक्रीशन का पे हो सकता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन के केपेक्स में, पावर ग्रिड के केपेक्स में एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखने मिल सकती है। पावर ग्रिड हैज ऑलरेडी एनहांस्ड इट्स केपेक्स रिक्वायरमेंट्स। ये जो काम करते हैं यूएचसीवी और हाई वोल्टेज सेगमेंट में 772 किलोवाट से लेके 1200 किलोवाट तक कहीं ना कहीं आई थिंक सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स कैन कम देयर वे अलॉन्ग विद बेटर मार्जिन्स, जिसके वजह से जैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे और मोर कंसिस्टेंट बेसिस आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज उसमें और सुधार देखने मिलेगा। इनका एक छोटा पॉलीमर का भी डिवीजन है जो स्किपर पाइप्स की जो आप ऐड देखते हैं 65,000 MTPA का, जो एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ भी दे रहा है एंड टैक्स एज अ गुड ऑफर इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो हमें लगता है स्किपर जिसके रेटिंग रैंकिंग हमें काफी पसंद आ रहे हैं मार्केट में अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में क्लाइंट का पसंद की पोजीशनिंग हो सकती है। स्किपर पसंद आ रहा है मयूरेश जी को, मिड कैप फंडा में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लंबी अवधि के नज़रिए से आप देखें, चार का चौका का रिकैप कर देती हूँ। 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए सस्ता ऑप्शन के लिए। मानस जी ने सुझाया हैल, डिफेंस पैक में अच्छा मूव आता हुआ आपको 4,600 की कॉल लेनी है, 120 रुपये की टारगेट, 44 रुपये का स्टॉपलेस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी कह रही है भारत डायनेमिक्स की फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, 1300 के टारगेट के लिए देखें उसे 1248 का स्टॉपलेस लगाना है। चार्ट का चमत्कार श्रीकांत जी ने प्रेस्टीज स्टेट चुना है रियल्टी पैक से, 1770 1800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1670 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा में मयूरेश जी ने सुझाया स्किपर, जो लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 का चौका का ट्रेड भी हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं आपको। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट देख आइएगा जरा, 12,063, यानी ये प्राइस जो है अगर आप देखें तो मोरलेस मई के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और इसके पीछे ठोस कारण भी है अर्निंग्स, उसके बाद कमेंट्री मैनेजमेंट की बेहद शानदार रही और उसी ने एक तमाम हाउसेस को एक कन्विक्शन दिया। आइए श्रेया से बात करते हैं। श्रेया ने इस पर तमाम जो रिपोर्ट्स थी उसका सुबह उल्लेख भी किया था। श्रेया, क्या कहा गया और आगे के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए ट्रिगर्स क्या माने गए हैं? राइट, कल याद होगा आपको नतीजे क्लोजिंग शो में ही आए थे और भाग गया था स्टॉक। उसके बाद से मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव लगी और ब्रोकरेजेस ने जो रिपोर्ट निकाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीएलएसए हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर के लिस्ट में रख रहे हैं इसको 14,000 के टारगेट के लिए। वही जेफरीज ने भी बाई की कॉल बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस तो उनकी तरफ से 14,065 का आया है। तो 18-19% का अपसाइड पोटेंशियल लंबी अवधि में अल्ट्राटेक सीमेंट में नजर आ रहा है। नतीजे काफ़ी पसंद आए हैं। Q1 में फाइनेंशियल ईयर 27 वॉल्यूम ऑब्वियसली 13% साल दर साल बढ़ा है। एबिटा पर टन 1183 रहा, जो कि दोनों अनुमान से एस्टिमेशन से काफ़ी बेहतर रहे हैं। इनफैक्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन जिस तरीके से कर रही कंपनी और आगे चलकर मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तो अर्निंग्स विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है सीएलएसए को। उन्होंने ये बात हाईलाइट की है और फाइनेंशियल ईयर 26 और 30 के दौरान मिड टीन्स अर्निंग्स फिगर की उम्मीद जताई गई है सीएलएसए की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि जिससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ ही स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो का सपोर्ट मिलेगा।
जेफरीज भी बहुत पॉजिटिव है, तो 14,065 के टारगेट इनकी तरफ से आए हैं और उनका मानना है कि एबिटा 14% साल दर साल बढ़ा है, जो कि बेहतर वॉल्यूम और प्राइसिंग की वजह से ऊपर रहा है। और इनफैक्ट उनको उम्मीद है कि मानसून के दौरान भी सीमेंट प्राइसेस स्टेबल हैं, ज़्यादा बड़ी गिरावट सीमेंट प्राइसेस में मानसून में भी नहीं देखने को मिली है। और साथ ही उनका ये मानना है कि Q4 में 1400 पर टन एबिटा हासिल कर सकती है कंपनी। तो ये तमाम चीज़ें पसंदीदा स्टॉक बना रही है फिलहाल ब्रोकरेज की तरफ से भी बड़ा थम्स अप। अल्ट्राटेक सीमेंट आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ 1.5% ऊपर। बिल्कुल शानदार मूव अल्ट्राटेक सीमेंट पे 12,067। अच्छा कविता जी, आपका व्यू क्या कहता है? ये एक तो अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद इसने वो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर उसको कोई चीज़ भी कर रहा है तो टेक्निकली कहाँ तक का पोजीशन खुला है? क्या 300 रुपये, 150 रुपये, मतलब 12,300 तक का पॉसिबिलिटी लग रही है, जो कि मई के हाइज भी थे? आज डेटा पैटर्न की कॉल से कविता जी इतनी गदगद थी कि उन्होंने तुरंत म्यूट बटन दबा दिया। अभी कविता जी 12,300 के लेवल हम डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के साथ भी ये पोजीशन ऑलरेडी है। बट अगर आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो पॉसिबिलिटी लगती है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखता है। सो 13,050 14,000 तक के लेवल भी आते आने वाले दिनों में पॉसिबल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें 11,900 के स्टॉप लॉस के साथ। इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले और इटर्नल के नतीजे आएंगे। वही वायदा की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट समेत 9 कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ नुपुर जुड़ रही हैं और आशीष जुड़ रहे हैं। तो नुपुर, शुरुआत आपसे, डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले के नतीजे कैसे रह सकते हैं? डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे तो लगातार कमजोरी पिछले कुछ क्वार्टर में आते हुए नजर आए। बेस बहुत हाई है, रेवेन्यू लिमिट के चलते अब वो पूरा कारोबार जो है सुस्त पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट इस क्वार्टर में भी दिखेगा। तो नंबर्स अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें, हालांकि एस्टिमेट वाई बेसिस पे आते हुए नजर आए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। रेवेन्यूज में 3% की कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट 40% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। मार्जिन 25% से घट के 15% के मार्जिन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो 1410 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पिछले साल इसी समय किया था, हो सकता है वो घट के 660 करोड़ के आसपास आपको आते हुए नजर आए। नॉर्थ अमेरिका की जो सेल्स है वहां पर 37% की डिक्लाइन आती हुई नजर आ सकती है। काफी कंपटीशन वहां पे बढ़ते हुए दिखा है, जिसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा आपको कंपनी के नंबर्स में। इंडिया कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है, 13 से 15% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। डॉक्टर रेड्डीज ने सेमाग्लूटाइन कनाडा में लॉन्च किया था, तो उसके कंट्रीब्यूशन पर नजर रहेगी। हालांकि Q1 में काफी नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन आते हुए नजर आएगा। रशिया के कारोबार से 15% की ग्रोथ की उम्मीद है। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है और फॉरेक्स के जो टेल वेंड्स है वो भी प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। रूपी डिप्रिशिएट हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, जो डॉलर बेनिफिट यहाँ पर कंपनी को मिलते हुए नजर आएगा। हालांकि कमजोर क्वार्टर रहेगा, सेमाग्लूटाइन से रिलेटेड जितनी भी कॉमेंट्री होगी उस पर नजर बनी हुई रहेगी। ओके डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे जैसे कि नुपुर ने कहा, खुद डॉक्टर साहब की हालत जो है उस वक्त ठीक नहीं है, 1209 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार चलते हैं पहले आशीष के पास, उससे बात करते हैं इटर्नल के नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशन क्या है। आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन है? बढ़िया नंबर्स हैं, लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ लगातार हायर हाइज हैं। और क्योंकि इसमें तो सीजनैलिटी होती नहीं है, जब मैं इसका अनुमान बना रहा था तब यही सोच रहा था कि क्या साल दर साल, महीने, क्वार्टर इसके हिसाब से इसके इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंशियल तौर पर इसके नंबर्स को देखना ही सही होगा। अब नंबर्स यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर आप देखें तो इनकी जो टोटल टॉप लाइन है इसमें 8.5% का इजाफा देखने को मिलेगा, यानी 18,766 करोड़ के करीब का आंकड़ा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देखें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसमें ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। 41% की ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको एबिटा की ग्रोथ नजर आएगी। 2.8% के जो एबिटा मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर में थे, अब वो बढ़कर तकरीबन 3.7% के देखने को मिलेंगे। और मुनाफे में भी देखें तो ऑलमोस्ट 133% का इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनल्स, कुछ बारीकी जो कि मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा, और अगर स्टॉक में रिएक्शन आना है तो इन्हीं इंटरनल्स के चलते आएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो नेट ऑर्डर वैल्यू है फूड डिलीवरी की, इसमें 20% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये साल दर साल ग्रोथ के
आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप क्विक कॉमर्स में देखें तो तकरीबन 84% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अच्छा, ब्लिंकिट की जो नेट ऑर्डर वैल्यू है, मार्केट इसको बड़ी बारीकी से देखेगा। अब 84% पिछले साल के मुकाबले है और 18% आपको सीक्वेंशियल तौर पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो फूड डिलीवरी के टेक रेट्स हैं, यानी कितने ऑप्टिमली अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें 21.5% और क्यूसी की जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 27% के आसपास देखने को मिलेगी। एडजस्टेड तौर पर आप देखें तो जो नेट ऑर्डर वैल्यू मार्जिन है इसमें 60 बेसिस पॉइंट का आपको सीक्वेंशियल तौर पर एक इजाफा देखने को मिलेगा। और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ब्लिंकिट के, ये तकरीबन 5.2% ये मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। यानी हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। ओके, तो ये टनल की चर्चा हो गई है। नूपुर के पास वापस चलते हैं। नूपुर, नेस्ले के नंबर भी आपको बताने थे, यहाँ पर क्या उम्मीद है? यहाँ पर उम्मीद है कि नंबर्स काफ़ी बेहतर आते हुए दिखेंगे। पिछले क्वार्टर में भी नेस्ले की तरफ से आउट परफॉर्मेंस थी और पूरे एफएमसीजी में आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई थी। इस बार भी उम्मीद है कि 19% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 6060 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट भी देखें तो 50% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। 1000 करोड़ के आसपास मुनाफा आते हुए दिख सकता है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मार्जिन देखें तो 22% से सुधर के ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट की सुधार की उम्मीद है। 26% के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। वॉल्यूम्स और प्राइसिंग दोनों में ही आपको नजर रखनी है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ 15% के आसपास आती हुई नजर आ सकती है। जो ग्रोथ है वो जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था, जीएसटी 2.0, उसके बाद ये क्वार्टर होगा जहाँ पे नॉर्मलाइज ग्रोथ आपको नजर आएगी। ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है। 30 बेसिस पॉइंट से सुधर के ऑलमोस्ट 55% के आसपास मार्जिन आते हुए नजर आ सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे 28% जो ग्रोथ है वो आती हुई आपको दिख सकती है। तो क्वार्टर काफी अच्छा रहेगा नेस्ले के लिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर रहने वाली है। और पहला एफएमसीजी कंपनी है, पिछले क्वार्टर में भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। बैक टू बैक सेकंड क्वार्टर हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस का। जी, नेस्ले की एक्सपेक्टेशन थी और नेस्ले के साथ जानते हैं आप, बड़ी बात यह है कि ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिसने इटसेल्फ, अगर आप देखें इंडेक्स को, मतलब निफ्टी एफएमसीजी को आउट परफॉर्म किया है। ये अभी भी करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है 1449 पे। खैर, कुछ देर पहले हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की बात भी की थी। अल्ट्राटेक में भी सीमेंट में काफ़ी अच्छे अपटिक्स आ रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने जो डे हाइस हैं उनको रीगेन कर रहा है। अच्छा मूव अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अभी हमने अर्निंग्स की बात करी, उसके बाद हाउस व्यूज़ की बात करी, टेक्निकल प्रोजेक्शन लिया इस पर, इट्स 12094। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्निंग्स पर। अगर आपका योगदान है तो आपको समझना चाहिए कि यूएसएल के नंबर्स कैसे रहेंगे। आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन है? बिक्री हुई है, बढ़िया हुई है बिक्री। अगर आप सिर्फ दो स्टेट्स को छोड़ दें, एक तो इनका आंध्र प्रदेश है और दूसरा आप देखें तो महाराष्ट्र। यहाँ पर देखें तो जो रेगुलेटरी चेंजेस आए थे इसके बाद से थोड़े से वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट है। क्वार्टर 1 भी थोड़ा सा कमज़ोर था इन टेरिटरीज़ में और क्वार्टर 2 में भी, क्वार्टर 4 भी कमज़ोर था। क्वार्टर 1 में भी आप देखें तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल वैसी हैं। अब नंबर्स पहले आपको बताता हूं, फिर आपको तर्क बताऊंगा। 4.5% की रेवेन्यू में बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। साल दर साल इसके नंबर्स देखेंगे। एबिटा में बात करें तो 9% की डिसेंट बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और हालांकि मार्जिन आप देखें, क्योंकि इनका जो इनपुट कॉस्ट है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे शराब बनती है, उसकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। 16.3% से 16.9% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप बॉटम लाइन की बात करें तो 24% का इजाफा है। अब टोटल वॉल्यूम ग्रोथ, इससे मार्केट बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेगा। हालांकि अगर आप देखें तो जो प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट, यानी जो महंगी शराब होती है, प्रीमियम शराब होती है, इसकी बिक्री थोड़ी सी कम हुई है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये -3.7% के आसपास का अनुमान है, जो कि पिछले साल 9.4% है। और काफ़ी हद तक मार्केट को पता है कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो दो टेरिटरीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अब प्रेस्टीज एंड अबाव के साथ अगर आप पॉपुलर सेगमेंट में देखें तो वहाँ पे प्रदर्शन आपको थोड़ा सा कमज़ोर साइड पर रहेगा। लेकिन जो नेट रियलाइजेशन है, क्योंकि कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ी भी हैं तो इसका असर है। और नेट रियलाइजेशन पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 8.5% बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट है, पॉपुलर सेगमेंट है, यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम्स गिरी हैं, लेकिन रियलाइजेशन थोड़े से बेहतर साइड पर है। अच्छा, एक और चीज़ खास है, क्योंकि आरसीबी में इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी, तो ये जो ट्रांजैक्शन है क्वार्टर 2 के अंत तक क्लोज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स कुछ रिवॉर्ड की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन नंबर्स के लिहाज से आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स मतलब डिप है?
आशीष वॉल्यूम volume स्टिप dip है। वो पंकज दास साहब की जो गजल थी लग रहा है सुन लिए सबने, है ना? यूएसएल आपकी स्क्रीन पे क्यूबन एक्सपेक्टेशन है। चलिए अब चर्चा का विषय मोड़ते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ जाते हैं। संजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और अर्निंग सीजन अपने ऑलमोस्ट मध्य पे खड़ा है। मैं मध्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस, क्योंकि बड़े बैंक्स, क्योंकि बड़ी आईटी कंपनियां मोर और लेस एक आपको सेंस दे चुकी हैं। बट मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा उस विषय से जो कि हमें चुभ रहा है थोड़ा सा। और पिछले क्वार्टर में भी जाते जाते एसबीआई ने इस आई थिंक विषय को खड़ा कर दिया था कि एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा डिप हो रही है, और वही इस बार एचडीएफसी बैंक के केस में दिखाई दिया। जिस प्रकार के एचडीएफसी बैंक ने नंबर्स दिए, सर आपका सेंस प्राइवेट बैंक्स की दशा दिशा को लेकर क्या कह रहा है, और आपकी चॉइस क्या है इस वक्त प्राइवेट बैंक्स बास्केट में? तो देखिए वीरेंद्र, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एनआईएम का प्रेशर है, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो अप्रत्याशित है। एक्चुअली जिस बात से मार्केट डिसअपॉइंटेड है, जितना वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा उनको ये दिखा प्रेशर, इससे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। और चूंकि ये दो बड़े-बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से आए, इसलिए बाजार थोड़ा-सा निराश हो गया। लेकिन अगर आप ब्रॉडर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखें और ये बड़े बैंक्स से नीचे उतरकर जो मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि पुराने विंटेज के हैं, तो उनके नंबर्स अगर आप देखें तो उनके नंबर्स में आपको ये पेन नहीं दिखेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पॉजिटिव रूप में देखना चाहें तो ये देखिए कि जो बैंक्स हैं, वेदर वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, इस तिमाही में जो उनके रिजल्ट्स आए उसमें उनकी एसेट क्वालिटी जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर जो 3 महीने जो गुजरे भारतीय इकोनॉमी के लिए, और जिस पर हम पर इतना ज़्यादा प्रेशर था ईरान वॉर के द्वारा, उसके बावजूद अगर हमारी एसेट क्वालिटी पर असर नहीं पड़ा है, तो आगे जाकर चीज़ों जैसे भी स्थिति में सुधार होगा, तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए। फ्यूचर तीसरा जो पहलू है जिसको मेरे ख्याल से पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए, वो ये है कि क्रेडिट ग्रोथ की जो नंबर है, वो रिगार्डलेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सबके जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 15-16% के हैं। आरबीआई का जो लास्ट आंकड़ा आया वो दिखा रहा है 18% का क्रेडिट ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पिक्चर देखिए तो ठीक है। स्पेसिफिक बैंक्स के लिए कभी न कभी चैलेंजेस हो सकते हैं, और शायद उसने स्वाद खट्टा कर दिया है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर काफी स्टेडी स्टेट पे है। ओके, ओवरऑल बैंक को लेकर आप पॉजिटिव हैं। संजय जी गुड आफ्टरनून। लेकिन दूसरा बड़ा स्पेस आईटी की चर्चा कर लेते हैं। आईटी के भी नंबर आपने देखे, एचसीएल टेक के, टेक महिंद्रा के, और भी कई सारे स्टॉक्स के। यहाँ पे मिड कैप आईटीज ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है। अब जिस तरीके से एआई कंपनीज को लेकर एक्विजिशन भी हो रही है, क्या आईटी अब एक सही दिशा में जा रहा है? क्या एक बाउंस बैक की उम्मीद है? क्या यहाँ पर तस्वीर अब साफ हुई है? तो देखिए श्रेया, चूंकि आघात बहुत ज्यादा है, इसी के लिए रिकवरी में भी हो सकता है थोड़ा समय लगे। मेरा अपना मानना है कि आईटी सेक्टर का आउटलुक जो है उसको 3 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। पहला फेज जो कि अब हमारे पीछे है, जिसमें कि आईटी सेक्टर में अर्निंग्स में तो डिक्लाइन नहीं हुआ, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो डीरेट हो गए, और स्थिति आज ऐसी है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं वो अपने मल्टी ईयर लो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ये जो सेकंड फेज है, ये कंसोलिडेशन का फेज है, जहां पर बाजार इस बात को रिकंसाइल करना चाहता है कि क्या एआई आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। ये फेज वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैथारसिस, जहां पर कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप देखें आईटी कंपनीज के आंकड़े उठाकर, तो आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर ना तो टॉप लाइन में डिक्लाइन है, ना बॉटम लाइन में डिक्लाइन है। तो जब ये कन्विक्शन जब बैठ जाएगा कि एआई डिसरप्टिव नहीं हो सकता, वो थोड़ा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी भी पैदा करे, तो वो तीसरा फेज आएगा जब उनकी री रेटिंग होने की संभावना भी पैदा हो सकती है। बट उस री रेटिंग तभी होगी जब भले ही आईटी कंपनीज की टॉप लाइन ना बढ़े लेकिन बॉटम लाइन में ग्रोथ हो। तो वो मेरे ख्याल से तीसरा फेज है। वो अब 3 महीने में आएगा या 6 महीने में या 12 महीने में, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से
जो वर्स्ट फेज है वो शायद हमारे पीछे है। ओके, वर्स्ट फेज आपके पीछे है। अच्छा, मैं अपने उस पहले प्रश्न का एक सेकंड पार्ट और जोड़ना चाहूँगा संजय जी। जी मैंने बैंकों पे बात की थी, एचडीएफसी बैंक को हमने उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, लुक एट मिड कैप बैंक्स। आप ग्रोथ देखिए, क्या एयू स्मॉल फाइनेंस ने पोस्ट करी, क्या फेडरल बैंक ने पोस्ट करी। फेडरल का एक गोल्ड लोन कारोबार सब्सटेंशियल है, वहाँ से रेवेन्यू हासिल करते हैं। इवन आप गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को देखिए, मुथूट, पन्नापुरम, जरा सा गोल्ड में अगर आप देखें, एक मूव आया, उसके बाद बाजार हाथों हाथ ग्रिप कर रहा है इनको। इन साउथ बेस्ड मिड कैप बैंकों पर आपका टेक है, और प्लस गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपोजर साउथ बेस्ड मिड कैप बैंक्स में नहीं है, लेकिन एक व्यू जरूर है उन पर। मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडिशनली भी देखें तो साउथ बेस्ड मिड कैप बैंक्स ज्यादा अच्छी तरह से संचालित हुआ करते थे। एक समय आया था जब उनके प्रति बाजार में एक समझिए कि डिसइंटरेस्ट सा पैदा हो गया था। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ना सिर्फ इस क्वार्टर में बट इसके पहले क्वार्टर में भी उन्होंने दिखाया है, उसको देखकर मेरे ख्याल से बाजार का इंटरेस्ट अब दोबारा इन बैंक्स के प्रति आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। नॉट ओनली दैट, गोल्ड लोन की जो आपने चर्चा की, अक्रॉस द एंटायर लेंडर्स, वेदर वो बैंक्स हों या एनबीएफसीज हों, गोल्ड लोन ने एक बहुत बड़ी जगह बना ली है इन दी एंटायर लेंडिंग पोर्टफोलियो। इनफैक्ट इस साल अगर आरबीआई के आंकड़े देखें तो जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका एक बहुत बड़ा योगदान गोल्ड लोन से आया है। मेरे ख्याल से गोल्ड के एलिवेटेड प्राइसेस और अगर मैं उसको कॉर्पोरेट करूं बाकी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से, जिस तरह से कि कंजम्पशन के डेटा आ रहे हैं, पैसेंजर कार हो, टू व्हीलर्स हो, या जिस तरह के जीएसटी के नंबर्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कंजम्पशन को भी काफी बड़ा सपोर्ट गोल्ड लोन के द्वारा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक स्टेडी स्टेट बिजनेस बन गया है गोल्ड लोन। और इसमें पहले क्या था कि ये डोमिनेट किया, जो गोल्ड लोन कंपनीज थे वो डोमिनेट करती थी, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि रेगुलर बैंकिंग कंपनीज जो हैं, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, वो भी गोल्ड लोन में अपना अच्छा जगह बना रहे हैं। राइट सर, गोल्ड लोन भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर। अच्छा, आपने सर कंजम्पशन की बात की और पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स की आपने चर्चा की। अब इसी स्पेस पे आते हैं, ऑटो स्पेस। टू व्हीलर स्पेस के नंबर अभी आज मार्केट आवर में आए, टीवीएस मोटर्स एकदम से इसमें पंख लग गए सर। बजाज ऑटो के नंबर भी अच्छे थे, हालांकि स्टॉक पे वैसा रिएक्शन नहीं है। अगर ऑटोज में पिक करना हो, टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर, कहाँ पे ज़्यादा दम नज़र आ रहा है, और ऑटो एज अ पूरा पैक आपको कैसा नज़र आता है? तो देखिए, हमें तो ये पैक बहुत अच्छा लगता है, पूरा ऑटो का स्पेस। अगर उसको पैकिंग ऑर्डर में आप डालना चाहें कि जो 4 मेन सब सेगमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है, तो हमें तो पैसेंजर कार ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि एक वहाँ हमें लार्ज कैप अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, और वहाँ पर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं हम लोग नए मॉडल के लॉन्च के द्वारा, या फिर जिस तरह का हाई बेस पर भी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का, तो हमें वो स्पेस सबसे अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा जो स्पेस है वो टू व्हीलर्स का है, और वहाँ पर हमारा चुनाव उन टू व्हीलर्स पर है जो कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, भले ही वो मॉडल के द्वारा, नए मॉडल लॉन्च करने के द्वारा कर रहे हो, या फिर उनकी मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के द्वारा, या फिर उनकी टॉप लाइन में ग्रोथ एक्सपोर्ट के द्वारा हो रही हो। तो वो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है हमारे लिए। तीसरा अट्रैक्टिव सेगमेंट हमारे लिए एंसिलरी है, और चौथा कमर्शियल व्हीकल है। मेरे ख्याल से आज ऑटो में ये चारों सेगमेंट जो है ये अट्रैक्टिव हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में तो हमारा वेट से इंडेक्स से ज़्यादा है ऑटो सेक्टर में। संजय जी, एक निजी बात पूछूं आपसे, अभी आपने डीजल, पेट्रोल या फिर ईवी क्या लिया हुआ है? हमारे पास एक्चुअली आपने अच्छा सवाल किया। मैंने एक्चुअली अपने आप, मैं तो फंड मैनेजर हूं ना, अपने आप को डिफेंसिव और सिक्लिकल दोनों में रखता हूं, इसलिए मेरी एक गाड़ी ईवी है और दूसरी डीजल वाली है। ये भी सही है ना?
पेट्रोल वालों के लिए थोड़ी चुनौती है इस वक्त, क्या करें, बड़ा घबरा के गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी क्या आता है आउटकम इसका। बट अच्छा, एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे। हेल्थ केयर स्पेस, आई मीन ठीक है, फार्मा अच्छा कर रहा है, फार्मा में इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे। अभी आपकी हेल्थ केयर में जहाँ पे हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक है, वहाँ पे आपकी चॉइस क्या क्या है इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो स्पेस है, ये बाजार के लिए एक रेलेवेंट स्पेस है अगले 2-3 साल तो कम से कम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संभव है कि इनकी वैल्यूएशन एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पर वो अनवायबल हो, लेकिन हॉस्पिटल का स्पेस और डायग्नोस्टिक का स्पेस एक अट्रैक्टिव स्पेस है, इसलिए क्योंकि वो राइजिंग इनकम लेवल का सबसे बड़ा प्रॉक्सी अगर कंजम्पशन के बाहर है तो वो हेल्थ केयर है। तो इसमें मेरे ख्याल से आप आराम से चुनाव कर सकते हैं, और दोनों के बीच में अगर प्रायोरिटाइज करना हो तो डायग्नोस्टिक्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू हॉस्पिटल्स, और वो भी इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल के स्टॉक्स थोड़े से महंगे हैं, और उनकी जो बॉटम लाइन की ग्रोथ है वो थोड़ी बैक एंडेड होगी। इन द केस ऑफ डायग्नोस्टिक शायद वो बॉटम लाइन ग्रोथ हमको जल्दी दिख सकता है। ओके, हॉस्पिटल से ज़्यादा डायग्नोस्टिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस की भी चर्चा हो गई। बहुत शुक्रिया संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अच्छी तरीके से। हैव अ वेरी गुड इवनिंग सर। आगे बढ़ते हैं, लेकर आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी स्क्रीन पर। जस का तस बैंक निफ्टी थोड़ा और टूटा, 113 अंक नीचे, और निफ्टी हम ऑब्वियसली एक बार निफ्टी भी रखिएगा स्क्रीन पर। जस का तस आपको नजर आएगा 53 अंक नीचे बंद होने की तैयारी में कर रहे हैं। कोई रेंज टूटी नहीं सर, अब कल का फिर से वेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या हो? टूटी नहीं, और ऑप्शन राइटर्स के लिए विन विन सिचुएशन थी। मैं कहता ना 24,200 के जोड़े को जिसने बेचा होगा उसकी अगर आप देखें आज बल्ले बल्ले। बट स्टिल आई मीन श्रेया, मैं फिर कहूँगा इस क्लोजिंग में एक सफलता एक विफलता, एक अगर आप देखें तो आपको आभास ये होगा कि भाई एटलीस्ट बाजार कोलैप्स नहीं हो रहा है। 88 क्रूड ले आएंगे जरा एक बार, क्रूड एक बार प्लीज। हम एक कंसिडरेशन के मोड में चले गए श्रेया, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए कहूँगा एज अ इंडेक्स ट्रेडर ब्रिंग डाउन योर इंट्राडे स्विंग एक्सपेक्टेशन। थोड़ी सी अपने स्विंग्स के एक्सपेक्टेशन को कम करिए, आपको छोटे छोटे ट्रेड्स पर फोकस करना पड़ेगा। ये देखिए 90 का क्रूड, इसके बावजूद आप कोलैप्स नहीं हुए, इसके बावजूद निफ्टी बैंक ने 20 डे को 57,500 को नहीं तोड़ा। ये अपने आप में एक आउट परफॉर्मेंस है, ये अपने आप में एक रिजिलियंस है, और बाकी चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे में। डाउ फ्यूचर्स प्लस बाय 172 पॉइंट्स, S&P प्लस बाय 41 पॉइंट्स, और नैस्डैक फ्यूचर्स 404 पॉइंट। आज निकाई सुबह स्ट्रॉन्ग था, आज कॉस्ट भी स्ट्रॉन्ग था। दैट AI रैली अगेन एक मोमेंटम पकड़ रही है, चिप स्टॉक्स की रैली मोमेंटम पकड़ रही है, सिंपली सजेस्ट कर रही है, जो कि अमूमन निफ्टी IT के लिए अच्छा नहीं होता है। तो शायद मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अपनी इंडेक्स के स्विंग की एक्सपेक्टेशन को कम करिए। इस रेंज में बहुत ट्रेड नहीं मिलेंगे जब तक कि फाइनली आप 24,331 को बाइसेक्ट ना कर दें। तो आज के लिए अलविदा, कुछ लेके नहीं जाना, कुछ लेके नहीं आना। कल सुबह फिर जब बाजार खुलेगा तो कुआं खोदेंगे और पानी पिएंगे। कल फ्रेश व्यू फिर से लिया जाएगा। फिलहाल यही क्लोजिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन डीलर्स डेस्क पर क्या है, कौन से स्टॉक्स डीलर्स सुझा रहे हैं, ये समझ रहे थे नुपुर से। नुपुर बताइए डीलर्स डेस्क पर क्या कुछ? डीलर्स की डेस्क पर फ्राइडे से लगातार सोना BLW जो है स्टॉक बना हुआ है। डीलर्स का मानना था कि पॉजिटिव खबरें यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। आज सुबह UBS की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज यहाँ पर आती हुई नजर आई है। 3 में से एक पॉजिटिव खबर ऑलरेडी आ चुकी है। अब डीलर्स का मानना है कि जल्द कंपनी JV का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जापानीज कंपनी के साथ, OEM कंपनी के साथ जो है यहाँ पे जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट आते हुए नजर आ सकता है। और जो तीसरी बड़ी खबर डीलर्स जहाँ पर नजर रखे हुए हैं वो है कुछ चेंजेस प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अक्यूमुलेशन किया जा रहा है, यहाँ पर लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, और डीलर्स आज भी इस स्टॉक पर जो है वो पॉजिटिव ही बने हुए हैं। दूसरे जो स्टॉक्स हैं वो रियल स्टेट सेगमेंट से आते हैं, जहाँ पे फोकस करके चलना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट दोनों ही जो स्टॉक है डीलर्स की रडार पे आते हुए नजर आए। हाई वॉल्यूम के साथ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर जो है खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सोना BLW यहाँ पे लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट ये स्टॉक्स भी डीलर की रडार पर बने हुए हैं।
ओके, तो डीलर्स के रडार पर सोना BLW और रियल्टी पैक से गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स हैं फिलहाल, और प्रेस्टीज स्टेट्स भी आप रडार पे रख सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छे मूव। शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं, BTST या STBT, वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की, और श्रीकांत जी शुरुआत आपसे होगी। बताइए कल के सेशन के लिए क्या चुन रहे हैं आप? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि अभी जो एक्टिविटी है TVS मोटर्स के नंबर्स के बाद वो ऑटो स्टॉक्स में शिफ्ट हुई है। नो डाउट कि क्रूड का एक खतरा बना हुआ है, इसी वजह से ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे थे। बट अगर इनके टेक्निकल पैटर्न्स को देखें तो उन्होंने पिछले 4 महीने से इसी लेवल के आसपास बड़ा वक्त निकाला है, और अभी एक-एक करके जैसे-जैसे नंबर्स आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि इनके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, तो एक रिन्यूड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि मारुति को करंट लेवल से खरीदना चाहिए, जो अभी ट्रेड कर रहा है 13,620-630 के करीब। यहाँ से तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 14,100 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो मैं 14,000 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से खरीदने की राय रखूंगा। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 13,450 रुपए का। तो करंट लेवल से मारुति को खरीदने की BTST की राय रहेगी। जी हाँ, और अभी आपको याद होगा एक फ्लैश चला अभी तक, खबर आई थी कि मारुति प्राइस हाइक लेगा 30,000 का। और वैसे भी अगर आप ग्राहक हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, अभी हम कुछ देर पहले 12 बजे के आसपास अशोक लेन की मैनेजमेंट से, हालांकि दैट्स अ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, बट कंपनियां अब क्रमबद्ध तरीके से प्राइस हाइक के लिए प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को। मानस, आपका ट्रेड कल के लिए? देखिए, ऑटो क्षेत्र के साथ ही रहेंगे। आयशर मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने पिछले हाई को ब्रेक करने के लिए। बहुत क्लियर पैटर्न से हाई टॉप्स हाई बॉटम दिख रहे हैं, इसके फ्यूचर में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 7590, 7590 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और टारगेट आपके 7900 के आसपास करेंगे। आयशर मोटर्स मानस जी को पसंद आ रहा है, तो दोनों स्टॉक्स अभी तक तो आए हैं BTST के लिए ऑटो स्पेस से ही। गाबर सर, आप क्या चुन रहे हैं? ऑटो स्पेस है, और वो रहेगा M&M। ट्रेड करें 3205 पर, स्टॉप लगाएंगे 3190, 25 नहीं 10-15 रुपए का। टारगेट रहेगा 3240। M&M। M&M, एक बात याद रखिएगा, M&M, हालांकि इसको मैंने डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया, बट एक बहुत ही खूबसूरत कर्व ले रहा है, और क्योंकि पूरा सेक्टर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसकी रीडिंग करिए, M&M, मारुति, अशोक लेलैंड, सबकी करा देखिए, नॉट अशोक लेलैंड, बाकी टू व्हीलर स्पेस की। कविता जी, आपका ट्रेड? So वीरेन जी कैश सेगमेंट से लेकर जाएंगे, दैट इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, एंड इट इज स्टिल रेलेवेंट फॉर इट्स सेकंड टारगेट। मौजूदा भाव से जो लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे 1515 के स्टॉप लॉस के साथ, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात कर रही हूँ मैं, उसे आप लेकर जा सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम इज ओपन अप टू 1560, 1600 के प्राइस मूव के लिए। एक्सिस ग्रामीण ये पिक हो गई कविता जी की। रचना जी, आप क्या कैरी करेंगी? जी, मेरी तरफ से HCL टेक रहेगा। HCL टेक को हम लॉन्ग करेंगे, और फ्यूचर्स पे हम इसमें ऐसे लगाएंगे 1220 पे। अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1250 एंड 1270। HCL टेक्नोलॉजीज पर गजब रहा ये भी, अगर आप देखें स्टॉक आज सुबह जब निफ्टी IT चल रहा था तब भी चला, और टुवर्ड्स क्लोज जब निफ्टी IT बैकफुट पे तब भी, अगर आप देखें, डिलीवर कर रहा है। 5 लाख शेयर का एडिशन यहाँ पे हुआ है। अमित जी, आपका ट्रेड कल के लिए? मेरे जी मन ऑटो स्टॉक्स में था, बट सारे कवर हो गए हैं, तो मैं अपना आदित्य बिरला कैपिटल के साथ ही जाऊंगा। 2 बजे दिया था, डेज हाई पे ये बंद हो रहा है। 403 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 425 के टारगेट्स रहेंगे आदित्य बिरला कैपिटल में। आपने तो मन खट्टा कर दिया है ना, शायद देखा कितनी मायूसी थी अमित जी प्रेशर के देखा चेहरे आपने, मैं यही बात पे। कर रही थी। हाँ, अरे यार, सबने ऑटो ले लिया, अब तो मैं क्या लूं, अब मुझे कोई लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रिपीट कर लो, हम मानस जी की कॉल कटवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अमित जी की वो वॉइस में मायूसी झलक रही थी। ऑटोज पे मन था, लेकिन अब तो आदित्य बिरला कैपिटल चुनना पड़ेगा। ऑटोज में अच्छी स्ट्रेंथ है लेकिन। बिल्कुल, ऑटो में अच्छी स्ट्रेंथ है। एनीवे, सारे ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर, और एक बार क्लोज को देखते हैं। इट्स 24189, ठीक ठाक अगर आप देखें जी। हाँ, ब्रेथ ले लेते हैं, वो तो लेंगे, खैर ऐसी बात नहीं है। ब्रेथ ले लेते हैं एक बार जरा। आज की ब्रेथ कैसी रही? 77 लॉन्ग्स, और संजोग देखिए आप 77 ही शॉर्ट हैं।
गुड, दैट्स कॉल्ड इवनली पॉइज्ड। इससे ज़्यादा इवनली पॉइज्ड नहीं हो सकते आप। 27 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग 24 में, यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, तो ये स्लिप करेगा बुल्स के फेवर में। लेके आइए स्लाइड। टीवीएस मोटर्स पोस्ट अर्निंग स्ट्रॉन्ग मूव, शानदार मूव। मतलब जैसे कहते हैं ना, अर्निंग्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ऐसा ही कुछ फेडरल बैंक में था, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे। बाकी इंडसइंड बैंक आज सुबह से अगर आप देखें अर्निंग से पहले स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, एसआरएफ ने इस वक्त लीड ली हुई है केमिकल बास्केट में। लुक एट हिंदुस्तान जिंक 2% ऊपर रहा, और मणिपुरम और मुथू दोनों गोल्ड फाइनेंस कंपनी अच्छी रही। सोना बीएलडब्ल्यू एक अद्भुत, अगर आप देखें ये जिसमें ना दौर में है, कल सुबह ये स्पॉटलाइट में था, चंदन जी की कॉल थी और आज 2% ऊपर। इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी विशाल मेगा मार्ट, नुवामा वेल्थ, लॉरस लैब एट ऑल टाइम हाई, फोर्टिस हेल्थ केयर लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ शॉर्ट कवर। थर्ड स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप, वारी प्रीमियर 197 डिसअपॉइंटमेंट स्लाइड, हालांकि अर्निंग्स के बाद एक वो जो बोनस वाला फैक्टर था वो जो मिसिंग था, इसलिए। बाकी केन्स टेक, एम्फेसिस, एलटीएम, इन्फोसिस, ट्रेंट, ये कुछ काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे रहे। आईटी में बस जनाब वो जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज था ना, वो दिन आज जीत के ले गया। एक दो काउंटर्स में और मार्क करूंगा। एचडीएफसी बैंक सेकेंड कंसेक्यूटिव डे ऑफ लॉसेस पोस्ट नंबर्स। अब मुझे दिक्कत का विषय ये नजर आ रहा है कि 15 जून को जो ब्रेकआउट था, 15 जून का ब्रेकआउट मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि उस दिन 20 डे पार करके बाहर निकला था, फाइनली अब उसको वायलेट करता हुआ। ये धीरे धीरे अमित जी, इसमें आपको लग रहा है कि जो लोग लॉन्ग हैं या फिर जिनको अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा करना है, क्या एचडीएफसी बैंक 740 के लिए 730 के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट मेरा भी यही व्यू है कि ये स्टॉक 740 की तरफ जा रहा है। 2 दिनों में हमने 2 बैक टू बैक गैप डाउन्स देखे हैं। कल जो गैप डाउन हुआ था रिजल्ट के बाद, उसमें सारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक हो गए थे। आज भी कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है और डेज लो पे बंद आ रहा है, वो हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 735 740 के आसपास आता है। हो सकता है बीच में कोई थोड़ा बहुत पुल बैक है, लेकिन अल्टीमेटली जिस हिसाब से ट्रेंड है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 735 740 की तरफ जा रहा है। काफ़ी प्रेशर एचडीएफसी बैंक में नतीजों के बाद, कल टूटा, आज फिर से टूटता हुआ और शायद 740 तक के स्तर भी दिखा दिए। काफ़ी प्रेशर में यहाँ पे फिलहाल एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में से। ऑटोज़ के अलावा अगर आप देखें तो रियल्टी पैक में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी और बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पैनल ने सुझाए। प्रेस्टिज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, फिनिक्स रखेगा एक बार स्क्रीन पर, और फिनिक्स भी आपको 1.5% ऊपर नजर आएगा। लोधा में भी स्ट्रेंथ थी। एक बार विशाल मेगा मार्ट रखे, और कल परसों भी मैंने पूछा था विशाल मेगा मार्ट मानस जी से, और मानस जी आज फिर से देखिए स्टॉक आपने कहा था कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है जो वो जब तक ब्रीच नहीं करेगा, 100 का लेवल क्या था वो, एक बार देखेंगे फिर से और बताइए। हालांकि नतीजे आने हैं इसके, लेकिन आज जिस तरीके से फिर से मूव दिखाया है, क्या किया जाए? देखिए, एक बाउंस बैक प्ले बनता है जिसमें शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 116 है, या 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 117 रुपए 50 पैसे है, वो आपके टारगेट हो सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 112 रुपए के नीचे रहेंगे। ओके, विशाल मेगा मार्ट पे ये व्यू था। तो यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आते हुए, और जो स्टॉक्स आज डेज हाई पर बंद हुए हैं मार्केट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक से ये स्टॉक डेज हाई पर, हिंडाल्को डेज हाई पर बंद हुआ है। टाइटन में अच्छा मूव था आज के सत्र में, टाइटन डेज हाई पर, एचसीएल टेक डेज हाई के आसपास, और ऑटोज पैक से अगेन आयशर मोटर्स। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में थे आज, जहाँ पर अच्छे मूव्स। क्लोजिंग कैसे रही ट्यूसडे के सेशन की, एक बार बिग वॉल पे समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रेया। और निफ्टी 24,200 को थामे हुआ है, ना ऊपर गया ना नीचे, वो कहते हैं ना आ रहा है ना जा रहा है, यहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। कुछ ऐसे ही फैक्टर है यहाँ पे निफ्टी का। निफ्टी बैंक का भी डेविएट नहीं हुए इंडिसेस। एक क्लास अगर आप देखें तो एक्सपायरी सेटअप था और फेवर में, ग्रिप में गया ये ऑप्शन राइटर्स का। लुक एट एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मैंने अभी आपको ब्रेथ दिखाई थी, 77 शॉर्ट 77 लॉन्ग। लुक एट एडवांस 1644, डिक्लाइंस 1445। सिंपली अगर आप देखें ये बाजार बटा हुआ है दो धड़ों में इस वक्त। मिड कैप इंडेक्स ठीक था, जुझारूपन था थोड़ा सा। बाकी अगर आप देखें इंडिसेस बैकफुट पे थे, आईटी बैकफुट पे, स्मॉल कैप अगर आप देखें 0.5% ऊपर, तो इसने थोड़ा ब्रेथ को संभाले रखा, कोलैप्स नहीं होने दिया जिस तरीके से लार्ज कैप में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग थी। बाकी अगर आप देखें डिफेंस स्पेस आउटस्टैंडिंग सेशन रहा उसके लिए, और मेटल्स के लिए अच्छा सेशन रहा, ऑटो के लिए बेहद शानदार, और स्पेशली अगर आप देखें तो आज टीवीएस ने रंग बिखेर दिया इस स्पेस में। फार्मा वाज डूइंग वेल, और बाकी कैपिटल गुड इंडेक्स और निफ्टी रियल्टी अच्छा करता हुआ। बैकफुट पे आईटी था आज, एफएमसीजी बैकफुट पे था। डिसाइसिवली अगर कोई इंडेक्स बैकफुट पे था तो उसमें आज आईटी था। बाकी श्रीराम फाइनेंस क्या सुपर इनिंग थी, बजाज फिनसर्व
आयशर मोटर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने आउट परफॉर्म किया आज पूरे आईटी स्पेस को। एमएनएम ने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट पोस्ट अर्निंग सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन स्ट्रेंथ। ग्रासिम, कोटेक, टाइटन, इंडिगो, मारुति। आज ऑटो में एक यूनानिमस अगर आप देखें मूव था, बाकी नेस्ले ने अच्छा मूव दिया प्रायर टू अर्निंग्स। बैकफुट पे एचडीएफसी बैंक 2 दिन से अगर आप देखें बेयर्स की कमान संभाली हुई इसने। एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे, इन्फोसिस, एसबीआई ऑपरेटिव रिलायंस बैकफुट पे। इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर शट। निफ्टी करीब 24 191 पे 47 अंक नीचे और लगभग 57,817 पे निफ्टी बैंक। आईटी ने थोड़ा संघर्ष किया क्योंकि आज थोड़ा सा जो वो एआई चिप स्टॉक्स की रैली थी वो एक बार फिर से तूल पकड़ रही थी, तो थोड़ा सा अगर आप देखिए बैकफुट पे आ गया आईटी, बट संघर्ष जारी है। बाकी श्रेया अर्निंग्स पे अच्छे रिएक्शन, बुरे रिएक्शन वो भी जारी हैं और इसका बहुत जीता जागता उदाहरण आज टीवीएस मोटर। सही कहा आपने, जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी है स्ट्रीट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है। जहाँ पर निराशा स्ट्रीट वैसे ही पनिश भी कर रहा है। तो आज की सेशन की समाप्ति यही होती है। कल यानी कि वेंसडे फिर से आपसे मुलाकात होगी सारे समीकरण, सारे क्यूज के साथ मॉर्निंग कॉल्स में, मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।